बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार देखो, अब जो लेक्चर आपके सामने आ रहा है एक लेवल के ऊपर, अगर आप ट्रायल का काम कर रहे हो तो प्रॉबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप डिफेंस और अगर आप दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से भी हो रहे हो, क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्योंकि बाकी चीज़ें तो होती हैं कि जी आप अपने घर पे बैठ के या आप अपने दफ्तर के अंदर बीच में बैठ के लिख देते हैं झूठ सच जो है बेस्ट अंदाज के अंदर सारे का सारा, लेकिन दोनों दो पार्टी, एक पार्टी कहती है इस तरह, एक दूसरी पार्टी कहती है ये। अब सच कौन बोल रहा है और असल कौन बोल रहा है वो साबित करना, और सबसे ज़्यादा मज़े का, सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा एक्चुअली थ्रिलिंग चीज़ भी क्रॉस एग्जामिनेशन है कि आप बंदे को वहाँ पे बैठ के कैसे साबित करें, जो तैयारी करके आया कि आज तो मैं झूठ बोलना ही बोलना है और मैंने मुकम्मल तौर पर दूसरी पार्टी को चित करना है, उसको इस्तेमाल करके आप कैसे अपने नुक्तों और अपनी तैयारी के ज़रिए साबित करेंगे कि आपका नुक्ता वज़न के मुताबिक आपके पॉइंट्स वगैरह दुरुस्त हैं और उस बंदे के जो मौक़िफ़ वगैरह हैं वो गलत कह रहा है और उसको ख़त्म किया जाए। दो तीन तरीके से आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके ऊपर। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या चीज़ है, कानून कैसी है, मैं इसके ऊपर आपको लेक्चर तो सारे का सारा दे सकता हूँ, लेकिन वो आपको जब तक आप ख़ुद क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते या सवालों जवाब ख़ुद तैयार नहीं करते और वहाँ पे खड़े हो के ख़ुद नहीं करते, आज कोशिश करेंगे कि आपसे जिरा करवाएं। मैं भी बनूंगा एक पार्टी विटनेस वगैरह के अंदर और आप मेरे से सवाल करने की कोशिश करेंगे, मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे ये जो मुकदमा आपको दिया है उसके ज़रिए। तो वील सी आप कैसे कर सकते हैं, आपकी हाजिर दिमागी क्या आप ये सिद्धि दिखाते हैं, वो क्या पहले सवाल के जवाब में कहते हैं नहीं जी इस तरह तो नहीं, इस तरह आपकी सारी तैयारी जो आपने सफ़ा दर सफ़ा लिखे हुए हैं कि मैं उससे ये भी पूछूंगा ये भी पूछूंगा, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। सो आपकी हाजिर दिमाग या आपकी एबिलिटी वहाँ पे क्या होगी कि कैसे सवाल करेंगे, क्या तैयारी करके आएंगे, क्या आपको पता है कि कौन से कागजात हैं, कौन से आपके केस की क्या स्ट्रेंथ है, वो उसको आप पुट करेंगे कि अंदर बारे में की ख्याल है, उसके केस की क्या वीकनेस है, वो आप उसको पुट करेंगे कि नहीं, या उसने अपने बयान में कोई चीज़ कहनी छोड़ दी है तो आप उसको क्या मौका दे देंगे जरा के अंदर के हूँ वो यार वो पेमेंट के बारे में मैंने कोई बात नहीं की थी, आप कहेंगे अच्छा पेमेंट के बारे में क्या बात है, तो वो कहेगा कि जी पेमेंट के बारे में ये फलान डॉक्यूमेंट है, ए भी देखो ए भी देखो ए भी देखो। तो जो चीज़ उसने अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ में कागजात में उसने जो चीज़ें जमा करवानी थी वो आपने नहीं करवाई, तो आप एक बोंगा सवाल करके अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अगर उसने कागजात नहीं जमा करवाए पेमेंट के एट ऑल, तो वाई डू यू नीड टू आस्क हिम द क्वेश्चन कि आपने मुआहदे के तहत ये करने के लिए और अपना मुकदमा तबाह करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर इस केस के अंदर आप अहमद क़य्यूम की तरफ से अगर आप पेश हो रहे हैं या किसी मुआहदे में पेमेंट दूसरी पार्टी के लिए साबित करना ज़रूरी था, तो यू शुड नॉट, देर आर सर्टन थिंग्स यू शुड क्रॉस एग्जामिन ऑन, सर्टन थिंग्स यू शुड नॉट क्रॉस एग्जामिन ऑन। वो कहता है मैंने नहीं साइन किए, तो आप कहेंगे ये आपका जो अंगूठा है इसको भेज दिया जाए फोरेंसिक के लिए, आपका आईडी कार्ड जो फलां सफ़े पे लगा हुआ और ये वाला ये दोनों मिलते जुलते नहीं हैं, तो जज साहब को भी आप कह सकते हैं कि कंपेयर करें। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये स्टैम्प क्या आपके आईडी कार्ड का क्या नंबर है, नहीं मुझे नहीं आता, तो ये आपका आईडी कार्ड जो आपने दावे के साथ लगाया हुआ ये वाला इनको मैं आपको पुट करना चाहूँगा, ये देखिए इसका नंबर क्या, अब ये दे जो स्टैम्प पेपर आप कह रहे हैं कि जी आपका नहीं हुआ, आपका ये स्टैम्प पेपर ये क्या है, इसी नंबर के ऊपर इशू हुआ है। वो बंदा वो आया था, उसने स्टेटमेंट दी थी कि जी आपकी तरफ से ही आपने ही आके ये स्टैम्प पेपर लिया है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है। ये चीज़ें मगर आप उसको इसलिए पुट करेंगे क्योंकि आप उसको झूठा, वो कहेगा नहीं आके जी हाँ फिर मैं झूठ ही बोल रहा था यार गलती हो गई बीच में पकड़ के, इस तरीके से वो आपको घुरियाँ कराएगा, आपको क्रॉस कहेगा कि जी आपका वकील साहब सारे होते ही इस तरीके के हैं, आप बीच में झूठ को सच करने के लिए। वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि वकालत के अंदर सबसे पहले जब इनकलाब आएगा तो सबसे पहले हम वकीलों को कत्ल करेंगे। आपको प्रोफेशनल एथिक्स वाले में दिखाया था, वो उसने इसलिए कहा था कि शायद उस पर किसी ने जिरा की थी और उसको झूठा साबित किया था, उसके काफ़ी मुकदमेबाजी थी। क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ आ जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप इसकी तरफ आ जाइए तो क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस जो दूसरी पार्टी का हो, अपने वाले को आप क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे। किस केस में आप अपने वाले विटनेस को कर सकते हैं, हाँ
अगर आप विटनेस एग्जामिनेशन इन चीफ में करते हैं और वो मुकम्मल तौर पे मुकर जाए जो उसने पहले स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो आप उसको कोर्ट को कह के हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करवाते हैं और फिर आप उससे हॉस्टाइल विटनेस हो के वो फिर आपका विटनेस एक तरीके से नहीं रहता, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू यू कैन आस्क हिम लीडिंग क्वेश्चन। ये लीडिंग क्वेश्चन और नॉन लीडिंग क्वेश्चन क्या बला होती है? कि किस में? और नॉन लीडिंग क्वेश्चन जिसमें येस और नो के अलावा भी आप आंसर कर सकते हैं ना, वो करने की क्या ज़रूरत होती है? लीडिंग उसको क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ क्या बला होती है, पहले तो ये बता दें मुझे। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है प्लेंटिफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर। जिस पार्टी का गवाह है वो आके बयान करता है कि उसका मुकदमा क्या है, उसके मुकदमे के फेवर में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ला के कोर्ट को दिखाता है। अब वहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जा सकते कि वकील से, ओए तू कत्ल नहीं कीता सी ना? नहीं जी मैं तो नहीं कीता सी, तू फलां जगह के ऊपर मौजूद था ना। इस तरीके से यू विल ऑब्जेक्ट टू ऑन दैट कि वो लीड कर रहा है कहानी और अल्फाज उसके मुंह में डाल रहा है। एग्जामिनेशन इन चीफ में आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे थे, और इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें वगैरह ओपन एंडेड ही इज़ सपोज टू गिव द एविडेंस। इसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन इन के अंदर आप क्यों कहा जाता है, आप उसमें लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नॉन लीडिंग भी पूछ सकते हैं, क्यों? कोई बता सकता है लीडिंग क्वेश्चन पूछने का क्या है? वो आप अगर आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन कर की हो ऐसी, फिर तो उसने तो सारी की सारी एक नई कहानी भी वो लिख के दे सकता है, और जो उसकी कमज़ोरियाँ थी वो भी करके। मगर अगर आप उससे पूछेंगे कि ये मुआहदा आपने साइन किया, नहीं, ये मुआहदे के अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ये दस्तखत आपके हैं, नहीं, आपने क्या ये क्या आपका आईडी कार्ड रिकॉर्ड पे है, हाँ, क्या आप आईडी कार्ड को ये दोनों को आपस में कंपेयर ये फलां सफ़े के ऊपर है, ये मैं आपको पुट करता हूँ, क्या आप ये देख सकते हैं क्या ये आपका आईडी कार्ड है, हाँ, क्या ये आपके ये वाले दस्तखत और ये वाले दस्तखत आपकी नज़र में मिलते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे कि क्या दोनों दस्तखत मिलते हैं, ये आप क्या, मैं आपको पुट करता हूँ कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। फिर जज के सामने आप बहस के ऊपर फाइनल स्टेज पे, या जज को भी कह सकते हैं कि वो कंपेयर कर सकता है उसके साथ। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आपने ये आप कहते हैं आपने ये नहीं किया इशू, तो क्या ये जो स्टैम्प पेपर है आपने ख़रीदा था? नहीं। क्या ये स्टैम्प पेपर की पिछली साइड के ऊपर आपको एग्जिबिट P2 अगर आप देखें तो पिछली साइड के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है, आपका बनाम फलां लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट टू सेल के लिए ख़रीदा है, कि हाँ कि इस पर ये लिखा हुआ है, ये क्या आपका नाम और आपका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहे? नहीं, ये तो नहीं पूछेंगे इसके बारे में क्या ये आपका नाम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपका ही ना आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है? हाँ, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा आईडी कार्ड चोरी हो गया, तो वो आप कहेंगे कि नहीं, मैंने आपसे हाँ या ना वाला सिर्फ सवाल किया है, इसके ऊपर आप सिर्फ ये देंगे, बाकी चीज़ वगैरह अगर वो लिखना भी चाहता है जज, तो फिर वहाँ पे लिखेगा अज़ खुद कहा, कि उसने अपनी स्टोरी एक्सपैंड करने के लिए। अगर ज़्यादा ही अज़ खुद कह दिया, क्या ये बात आपने अपने दावे में कहीं लिखी है कि आपने जवाब दावे के अंदर आपने लिखी है कि आपका आईडी कार्ड चोरी हो गया? तो नहीं। एक चीज़ समझने की ये भी है कि इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर या एग्जामिनेशन इन चीफ में बंदा उन चीज़ों के लिए एग्जामिनेशन इन चीफ में ख़ास तौर पे उन नुक्तों के ऊपर पाबंद है जो कि नुक्ते आपने अपने दावे में लिखे हैं। दो धारी तलवार है। अगर आपने अपनी उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट का नहीं लिखा, तो आप उसके बारे में एविडेंस नहीं दे सकेंगे। बेशुमार मुकदमे फॉर एग्जांपल प्रीएम्पशन के और आजकल प्रीएम्पशन के और सूट फॉर स्पेसिफिक गिफ्ट के ख़ास तौर पे इस ग्राउंड के ऊपर खारिज हो रहे हैं कि जी आपने डेट टाइम एंड प्लेस नहीं लिखा और विटनेसेस के नाम नहीं लिखे कि क्यों अपने दावे के अंदर, तो उसके ऊपर आप एविडेंस में भी जाके कह देना कि जी वो इधर भी हैगा सी, तो मैं ए टाइम हैगा सी, तो कड़ी तो पूरे है, वो कहेंगे कि हम इस सुप्रीम कोर्ट कहती है हम इन चीज़ों को, ये जो लवाजमात आपने प्लीडिंग में लिखने थे उससे आप बियॉन्ड योर प्लीडिंग्स आप एविडेंस नहीं दे सकते। उस चीज़ के अंदर उसको और तकवीत देने के लिए मैं उस पर जिना नहीं करूँगा।
एट बेस्ट अगर आपको बहुत ही बीच में हो रही है कि नहीं मैं करना ही करना है, तो उसको कहेंगे क्या आपने अपने दावे के अंदर किसी जगह पे डेट और टाइम एंड प्लेस लिखी है? नहीं, शुक्रिया, आगे चलें। अव्वल तो वो भी पुट करने की नहीं ज़रूरत, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो आप रेलेवेंट टाइम के ऊपर रेज कर सकते हैं वगैरह, बट कुछ जजेस कहते हैं कि उसको कन्फ्रंट करवाना चाहिए था, तो उसको पुट करके देख लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उसका मकसद क्या है वो आपने समझना है, दोस्ती या उसको चिढ़ाने के लिए या बेइज्जती करने के लिए या उसको थकाने के लिए या उसके लिए उससे दुश्मनी पालने के लिए आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करें, आप एक सच्चाई उसके अंदर से निकालने के लिए सोच समझ के अगर अपने जहन के अंदर नुक्ते बनाए हुए हैं, वो अगर आप उसको पुट करना चाहते हैं वो करें। ये चीज़ें आप सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो कि यार उसका क्या मौक़िफ़ और मेरा मौक़िफ़ क्या है। अगर आपने उसका जो बयान है वो पढ़ा हो, उसके कागजात पढ़ें और उसके कागजात में जो कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हों वो पढ़ें। ये जो आपको मैंने कागजात सारे पहले भेजे हैं ना, यू हैव टू हैव what you call a theory of the case। कहानी की है, नुक्ता क्या है, मेरी क्या है और उसका क्या है। वो कहता है अहमद कयूम ने मुझे बीच में पैसे दिए और मैंने पैसे वापस करने थे, ये नहीं किए, ये सारे के सारे। आपका आगे से डिफेंस क्या है? अगर आपका डिफेंस ये है कि उसने पैसे दिए ही नहीं, देन यू बेटर क्रॉस एग्जामिन हिम ऑन दैट, और उसने जो पेमेंट का जो प्रूफ है उसको गलत साबित करना फिर आपका मकसद है। आपका कहानी है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर। ये जो आपको मैंने कागजात भेजे थे मुकदमे को, वो भेजने का तुक भी एग्जैक्टली यही था कि मैं आपको समझाऊं कि वो अंदर विचों कहानी अखज़ करो और देखो कि पॉइंट क्या है, और उससे वो बंदे से उससे कैसे मनवाओगे कि वो गलत कह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रशीद वाला केस, उसके अंदर अभी आपको मैं लेके भी जाऊंगा। वो कहता है मैंने पेमेंट कर दी हुई है, जब मगर अगर आप तय में जाके पेमेंट के अंदर देखें और चेक्स वगैरह देखें तो वो चेक्स उसने दावे में ये लिखा हुआ है कि मैंने पेमेंट कर दी हुई है इस पार्टी को, मगर जो चेक्स लगे हुए हैं वो एक रॉकसैंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड किसी और कंपनी के थ्रू है। ही हैज़ नॉट सेड कि मेरी हैगी कंपनी, ही हैज़ नॉट सेड एनीथिंग कि मैंने उसके थ्रू की, उसने कहा कि मैंने अदा कर दी हुई है। सो यू विल एक्चुअली से कि क्या ये दुरुस्त है कि ये चेक आपकी तरफ से नहीं है, कि दुरुस्त है कि ये चेक आपके अकाउंट का नहीं है? क्या आपने कोई और चेक लगाया अपनी पेमेंट का दिखाने का? क्या आप अपनी कि जी वो नहीं, वो प्लेंट के अंदर ये देखें असल में मैंने ये बात आपने अपनी प्लेंट के अंदर लिखी है? नहीं। क्या जब प्लेंट लिखी गई थी आपने उसको पढ़ के की थी? नहीं, वकील साहब ने बना दी थी। तो क्या पढ़ के दस्तखत वकील साहब ने जाली लगाए थे? नहीं। क्या वकील के नीचे ये ओथ कमिश्नर का ठप्पा लिखा नहीं हुआ कि आपने कसम खा के ये कह रहे हैं कि आपने खुद उसको पैसे दिए? उस बंदे को तैयारी करके आया होता है झूठ बोलने का, मगर इंच बाय इंच टुकड़ों के अंदर जब आप उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, अगर सीधा ही सवाल कर दो तू झूठा है तो तू ये सारे का सारा तूने ये चेक किसी और का है, ही विल नॉट फील द हीट, या ही विल कम अप विद द आंसर। उसको मैं आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर, इस केस के अंदर मैंने उसके ऊपर जरा की हुई है। अमूमन रूल ये रखा जाता है कि जरा शॉर्ट रखनी चाहिए एंड टू द पॉइंट रखनी चाहिए। उस बंदे पे मैंने 3.5 साल किए जरा, और थका के और उसके अंदर मुख्तलिफ नुक्ते वगैरह रेस करके एक के पिछले दिन की चीज़ भूल गया होगा। इट डिपेंड्स ऑन अ केस, छोटी करनी है, नुक्ते के ऊपर करनी है, क्या करनी है। अब उसने हाँ तो नहीं करना, लेकिन कई दफ़ा आपने अगर उससे कोई कंसेशन लेनी है तो एक दिन एक चीज़ पूछेंगे, दूसरी चीज़ उससे थोड़ी सी जुड़ी हुई पूछेंगे, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो झूठा साबित होता है। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक तो केस को चूज़ करना है और दूसरी उसकी क्रेडिबिलिटी, सच्चाई और झूठी वगैरह होना, लोगों को कोर्ट को दिखाना है कि झूठ बोलता है, झूठा है। उसको आप ऐसे ये भी दिखा सकते हैं कि क्या पहले भी आप कभी झूठे साबित हुए हैं, या कोई उससे ऐसी आउटरेजियस चीज़ वगैरह कहलवाएं कि वो आई मीन फॉर एग्जांपल इसके अंदर रशीदुर रहमान में उस बंदे से मैंने शुरू के अंदर ये कहलवा दिया था कि वो प्रॉपर्टी डीलर है और सैकड़ों बीच में प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो डील करता है। तो मैंने फिर उससे वो जब उसने ये वाली बिल्कुल बहुत बड़ी एक कंसेशन मुझे दे दी कि मैनू तो सारा कुछ आता है, सारी प्रॉपर्टियां, मैंने कई 100 पहले उसको थोड़ी सी फूंक दी। उसके बाद फिर मैंने कहा इस प्रॉपर्टी के अंदर जब आपने ज़ाती तौर पे ख़रीदी तो आपने कोई अखबार इश्तिहार नहीं दिया। नहीं,
क्या आपने और क्या ऐसे केसेस के अंदर अमूमन दिया जाता है? मैं नहीं कह सकता। आप क्यों नहीं कह सकते? आपने 100 मुकदमे किए हैं। अच्छा, तो क्या इसके अंदर फिर लीगल नोटिस दिया जाता है? वहाँ पे साइट के ऊपर जाके आप कह रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपए दे दिए, तो आपने कब्ज़ा लिया? नहीं। तो करोड़ों रुपए देने के बाद आपने कब्ज़ा क्यों नहीं दिया? जी वो मैंने 20 लाख रुपए और देने थे उसको 2 साल के बाद। तो करोड़ों रुपए आपने उसको क्यों दे दी? क्या ये इस नौयत का अग्रीमेंट बीच में सेंसेबल है कि मैन्युफैक्चरर आपने बाद में बनाया हुआ अपने कवर अप करने के लिए? बात ये आपको समझाने की कोशिश ये सारी की सारी ये चीज़ कर रहा हूँ कि उसको झूठा साबित करना और ये कि जी वो कर रहा है। अच्छा, आपने बड़ी लोगों की प्रॉपर्टियाँ बेची हैं तो आपने कब्ज़ा नहीं लिया, अखबार इश्तिहार नहीं दिया, लीगल नोटिस नहीं दिया, तो डिफेंस की प्रॉपर्टी है तो आपने वहाँ पे जाके डिफेंस के अंदर कि ये वहाँ पे मुआहदा आपने दर्ज किया रिकॉर्ड पे कि मैंने ख़रीद ली हुई है? नहीं। तो आपने तो पहले ये कहा हुआ है कि आप हफ्ते में 6 दफ़ा जाते हैं डीएचए के दफ्तर में, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता कैसे चला कि प्रॉपर्टी आ गई? वो जी वहाँ पे मार्केट में आवाज़ आ जाती है और पता चल जाता है सारे का सारा। तो आप अगर 100-200 प्रॉपर्टीज़ आपने ये की हुई हैं, बेची हुई हैं इस तरीके से, तो आप कैसे कर सकते हैं? उसी चीज़ को आप और एंगल से भी उसको फॉर एग्जांपल बंदे को जाके अटैच कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कितने की थी? वो जी मैंने 2 करोड़ में ख़रीदी। आप टैक्स अदा करते हैं? कितना टैक्स अदा करते हैं? नहीं, मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो जी आपकी टैक्स रिपोर्ट्स वगैरह क्या आप, मुझे नहीं याद, आप 5,000 रुपये करते हैं, कितना करते हैं आप? तो रिकॉर्ड के मुताबिक कि अगर वो आपको बता देते तो आप तो 30,000 रुपये देते हैं, तो आपके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए? वो जी मेरे पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, वो मैंने बेची थी। कहीं आपने ये उसके अंदर लिखा है? बात ये है कि what you need to do is inch by inch just go ahead and attack various different as I need to be clear in my head। कहने को तो ये कह सकते हो ना कि ये जिरा के अंदर आपने जो सब कुछ कहा है वो झूठ कहा है और वगैरह ये जाके करके, बट इन ऑर्डर टू प्रूव कि उसने मुआहदा कैसे नहीं किया या मुआहदा पुरानी तारीख के अंदर तैयार किया हुआ है या मुआहदा प्रॉपरली नहीं है या उसने पेमेंट इसके नीचे सही नहीं की, तो आपको देखना पड़ता है और तय में जाके अक्लमंदाना अंदाज के अंदर सोचना पड़ता है कि पेइंग एबिलिटी थी कि नहीं। कैश 2 करोड़ रुपए कैश आपने अदा कर दिए, 1 करोड़ रुपए इतने वगैरह ये करके इतना पलंदा कहाँ पे पड़ा हुआ था? आप अपने दफ्तर के अंदर रखते थे? कि यहाँ तक भी अगर आप उस्तादों के साथ जाके देखें और आप क्रॉस एग्जामिनेशन की आपको सवाल जवाब के, आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कितने नोट थे, क्या नोट थे, कहाँ से आए थे, आपके पास कहाँ से इतने ज़्यादा पैसे मौजूद थे, आपने कहाँ से ये पैसे अदा कर लिए, इन ऑर्डर टू शो कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो सिर्फ ये कह देना नहीं है कि काफ़ी आपको, यू कैन गो एट टू स्टेप्स पीछे कि जी आपके पास पेमेंट करने की एबिलिटी ही नहीं मौजूद थी, राइट? सो समझाने की आप तमाम दोस्तों को कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी ट्रूथफुलनेस, सच्चाई जो उसने कह दिया उसको भी आपने इंजर पिंजर अलहदा करके करना है, मगर उसको झूठा सच्चा साबित करने के लिए भी करना है कि अगर वो, और ये आपकी हाजिर दिमागी के साथ होता है कि वो वहाँ पे पकड़ के वो बंदा जो कसम खा के आया हुआ कि मैंने आज कसम के ऊपर झूठ बोलना है, यार कहीं नहीं भी बोलते, जो आपकी बात नहीं माननी या आपको कहना है मुझे याद ही नहीं है, तो फिर उसको याद कराने की कोशिश करें, फिर उसको समझाने की कोशिश करें, फिर उसको ये बताने की कोशिश करें कि जी आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज आप, सॉरी एक सेकेंड, नहीं चल रहा, ऑन करेंगे, ऑन करके देखिए नहीं, खैर अभी तो नहीं हो रहा, छोड़ें, शायद ये अडेप्टर ही ख़राब हो, उड़ाना हो, ठीक है जाइए प्लीज़ काम करने दें। ओके वी कंटिन्यू। सो आपके सामने उसकी क्रेडिबिलिटी करनी है और जो उसने चीज़ें कही हैं, बट उसके लिए इनकन्सिस्टेंसीज़ वगैरह आपने जो शो करनी, आप इसको कैसे तैयार करेंगे, कैसे पता चलेगा क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, कोई मुझे बता सकता है? उसके पहले वाले बयानात जो आ चुके हैं वो कहाँ पे लिखा हुआ उसने अपना मौके, दावे में होगा या जवाब दावे में होगा, तो उसका इंजर पिंजर एक एक लफ्ज़ एक एक आपको पता होना चाहिए कि उन्हें की क्या सी तो की नहीं क्या था। अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी है वो कैसे पता चलेगी कि उसके बयान के अंदर है? बयान पकड़ोगे तो और पढ़ोगे और रात को वो पकड़ के नोट करोगे कि इधर तय कह रहा है, इधर तय कह रहा है। सो यू आर गोइंग टू एक्चुअली कंपेयर द टू
और क्या, किस चीज़ के ऊपर कहेगा, वो जो मुआहदे के अंदर ये था वगैरह ये वो। देन रीड द डॉक्यूमेंट्स जो के साथ उसने जमा करवाए हैं, जिसको वो एग्जिबिट करा रहा है, जो उसका मौक़िफ़ है, क्या वो मुआहदे के मुताबिक है कि नहीं, क्या वो पेमेंट के चेक्स के मुताबिक है कि नहीं। असल में यही मज़ा है उसका मौक़िफ़। अगर आपने उसका जवाब दावा ही नहीं पढ़ा हुआ, आपने उसका एक एक लफ्ज़ उसका गौर से नहीं पढ़ा हुआ, उसके एग्जिबिट, और उससे पहले 2 विटनेसेस हो गए उसके, उनके एविडेंस नहीं पड़े हुए भाई, और तो कह रहे थे कि दिन दे विच तुहाडा होया दफ्तर के अंदर, आप कहते हैं शाम के अंदर हुआ, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ दैट। और देखो 3 अगर आप ये 4 विटनेसेस करवा रहे हो, एन मुमकिन है कि टाइम ऑफ अकरेंस और ये वो वगैरह फौजदारी के अंदर किसी ने 1 बताना है, किसी ने 2 बताना है, किसी ने 3 बताना, और कोई भूल गया होगा। सो दैट इज हाउ यू डू इट, कि यू कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह लेके आप फिर समझो व्हाट इज द बिग गेम। द बिग गेम इज कि एंड दे विच जाके जज ਨੂੰ कहना है कि वो सर ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ शाम के अंदर। मुकदमा इस चीज़ पे जीता जाएगा कि इसने एक चीज़ वो कही है जो कि दूसरे ने नहीं कही। इसने कहा है कि लड़ाई मार कुटाई कमरे से अंदर के दरवाजे के पास हो रही थी, दूसरा कह रहा है कि पीछे हुई थी। एक कह रहा है कि शुमाल की साइड के ऊपर बल्ब था, दूसरा कह रहा है कि नक्शा अगर आप देखें जो एग्जिबिट हुआ है उसके अंदर नहीं है, वो रोशनी तो उधर वहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी, तो इसने यहाँ पे गोली चलाते हुए इस बंदे को कैसे देख लिया। सो अंडरस्टैंड दिस कि ये मज़े वाली चीज़ इसकी यहाँ पे ये होती है कि इधर खेलना है। इसमें सही के सारे ये मौका है कि आपने पकड़ के करना, इसमें आपकी हाजिर दिमागी यानी, अदरवाइज तो रिटन स्टेटमेंट ही है ना। उनके एफिडेविट को दुरुस्त तस्लीम कर लो तो चलो आगे, उसको तोल के देख लें, या ये करके एक ने एक ही कहा होगा, दूसरे ने ये कहा होगा, जिसकी जरा अच्छी होगी वो जीतेगा, जिसका वकील हाजिर दिमाग होगा वो जीतेगा अमूमन। और दूसरे से अगर कोई ऐसे कंसेशन वगैरह ले ली तो फिर होगा। एक बहुत बड़ी कंसेशन उसको मैंने थका के ये सारे का सारा उससे ये बीच में करवा ली कि ये जो शहजाद इकबाल वाला केस आपसे शेयर किया हुआ है, उसमें मेन नुक्ता स्पेसिफिक, अब देखो अब कानून की महारत मेरी ये भी है कि स्पेसिफिक रिलीफ कहाँ कहाँ पे मैंने पढ़ी हुई थी, कहाँ कहाँ नहीं हो सकती। जहाँ पे मनी इज़ एडिक्वेट कॉम्पनसेशन, उससे मैंने ये कह दिया कि मुआहदे में लिखा हुआ है कि आपको तो दुगने पैसे मिल जाएंगे, तो आप खुश होकर साइड पे हो जाएंगे। हाँ जी, मुझे अगर उस टाइम के ऊपर इन्होंने पैसे दे दिए होते तो मेरे लिए ये था, तो वो बहुत बड़ी कंसेशन है, क्योंकि मनी अकॉर्डिंग टू हिम वाज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और फलां जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ, और फलां सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिला लिखा हुआ है कि ये नहीं हो सकता। स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ऑल्सो डिस्क्रेशनरी रेमेडी। उस पर ये जजमेंट ये है कि अगर आप एक बंदे को उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना घर बनाने दे सकते हैं, तो बाद में आपको पता है आपकी नज़र के सामने उसने जाके अपना घर बना लिया, इश्तिहार कर लिया, तो आपको कैसे, तो आप कैसे कर सकते हैं। वो बंदा आके कहे कि मैंने कहा जी आपकी ये प्रॉपर्टी आपने देखी है, विज़िट की है, कभी कभार जाता रहता हूँ, मेरे दफ्तर के रास्ते में, आपके दफ्तर के रास्ते में, तो आप रोज़ दफ्तर जाते हैं? हाँ मैं रोज़ दफ्तर में जाता हूँ। तो आपके दाएं हाथ पे आती है, बाएं हाथ पे आती है? नहीं, वो थोड़ी सी अंदर करके है। तो आपके दफ्तर से कितनी दूर है? 2.5 मिनट दूर है। आपने कितने इसके पैसे दिए थे? मैंने इसके 1.5 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट दे दी हुई थी। तो 1.5 करोड़ डाउन पेमेंट की प्रॉपर्टी के लिए आपने कितने चक्कर लगाए? नहीं जी, उन दिनों में मैंने नहीं लगाया, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि वहाँ पे घर बन गया पूरे का पूरा, और ये वहाँ पे रहना शुरू हो गए। मुझे तो बाद में पता चला जब वो घर बना के वहाँ पे रहना शुरू हो गए। वो गली के अंदर था। मैंने कहा जी 1.5 करोड़ देने के बाद भी आपने वो जगह जाके नहीं विजिट की। बात यह है कि इस चीज़ के अंदर आई कुड वेरी इजीली से कि जी वो मुआहदा है वगैरह और ये झूठ बोल रहा है। बट वंस आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट लाइक अ मूवी अपने जहन के अंदर बैठ के, और उसको मैंने इसको कैसे करना है ये करके, उसको चिढ़ा चिढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता, वो शुरू में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ वकील साहब, कि जी हाँ आपके वकील को सब कुछ पता था, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये वो सारे का सारा, कभी आपको कुरियाँ कराएगा, कभी आपको ये करवाएगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से शो इज़ कि सेम चीज़ आपने साबित करनी है कि एक झूठ बोल रहा है, और सेम चीज़ साबित ये करनी है कि इसको पता था कि इसकी प्रॉपर्टी, इट इज़ अनबिलीवेबल। 1.5 करोड़ रुपए दे के वो कहते हैं मैंने मेरे घर दफ्तर के रास्ते के अंदर है, 2 मिनट के रास्ते के ऊपर, और मैंने कभी वो प्रॉपर्टी विजिट ही नहीं की, और इस बंदे ने वो प्रॉपर्टी वहाँ पे बना डाली। तो उसने कहा कि नहीं हमें पता चल गया था कि ये कर रहा था, तो फिर आपने स्टे क्यों नहीं लिया? आपने स्टे अगर आपको मिला हुआ था तो आपने रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? आप मुआहदा अगर आपका हो गया हुआ था 1.5 करोड़ रुपए लेके, तो आपने लोगों को अवाम नास को क्यों बताया? क्या मेरा क्लाइंट को इल्हाम होना था कि आप मेरे क्लाइंट को किस तरह पता चल जाना चाहिए था कि वो
ये है जी, मैंने आपके क्लाइंट को बता दिया था। आप तो मेरे क्लाइंट से आपकी ज़िंदगी में कितनी मुलाकातें वगैरह हुई हैं? वो जी एक दफ़ा ही हुई थी, मैंने उसको बता दिया था। तो क्या आप ये हमें ये कहना चाहते हैं कि आपने उसको बता दिया था, उसके बावजूद उसने वहाँ पे करोड़ों रुपए का अपना प्रॉपर्टी खरीद के अपना ज़ाती घर बनाना शुरू कर दिया, जिसका उसको कानूनी तौर के ऊपर पता था कि उसका टाइटल शायद उसको ना मिल सके? क्या ये ज़्यादा सच्ची बात नहीं है कि आपने उसको बताया नहीं था और आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं? क्या आपके वकील के कहने के ऊपर आप ये बीच में झूठ बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा क्या ये चीज़ आपने जो बीच में इसके अंदर लिखी है किसकी हाजिर नहीं, मैं था और वो थे सिर्फ, उसके सामने ये किया। तो आप अगर एक प्रॉपर्टी वाले हैं और अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर पता है कि जी इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे भी हुआ है या किसी का पहले मुआहदा हुआ है, तो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप किसी को बेच डालेंगे? वो उसको क्या पता होगा तो कोई बंदा फिर भी जाके खरीद लेगा। अंडरस्टैंड दिस कि यू आर ट्राइंग टू मेक हिज पोजिशन सीम मोर absurd देन इट जो है, और आपको ये सारे के सारे। दूसरी चीज़ ये आप अंडरस्टैंड करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट। उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको नीडल करना है थोड़ा सा और एम्बेरस करना और पसीने देने, तो एक दो जुमले आप कर सकते हैं उसके ऊपर, बट आप उससे बहस करने के लिए उससे ये मनवाने नहीं है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसने नहीं मानना। मगर उसकी जो गलत चीज़ें हैं उससे क्वेश्चन कर करके इंच बाय इंच उसको पसीने करके आप गिनवाई जा रहे हैं कि गलत है। तू तो टैक्स इतना कम देता है, तू तेरी पेइंग एबिलिटी नहीं है। ये जो पेइंग एबिलिटी है कित्थों आ गए पैसे? उस पर उसने करने की कोशिश की, मेरे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उधर से मैंने वो बेच के ये किया। मैंने कहा उसका रिकॉर्ड आपके ऊपर आया है? नहीं। तो आप अपना इनकम टैक्स के अगर कागजात रिकॉर्ड पे देना चाहेंगे? मैं नहीं देना चाहूँगा। क्यों नहीं आप देना चाहेंगे? अगर आप भी आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं और आप टैक्स अदा कर रहे हैं, क्या ये प्रॉपर्टी आपने अपने टैक्स के अंदर दिखाई थी जब आप कहते हैं आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया? देखो, जितना सिस्टम के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको टैक्सेशन की साइड के ऊपर कि जी यार प्रॉपर्टी के वेल्थ की स्टेटमेंट के अंदर भी बीच में प्रॉपर्टीज शो की जाती हैं, तो यू कैन आस्क। द मोर अवेयर यू आर, द कूलेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन इज कि चीज़ें सीखने के लिए पैसे मिलते हैं यार। हर मुकदमा नया है, हर मुकदमे में इसके अंदर मैनू टैक्सेशन भी आ रही है, मैं मुझे प्रॉपर्टी का भी पता चल रहा है, डीएचए का सिलसिला भी पता चल रहा है, उनकी फाइल में क्या चीज़ें बीच में लगती हैं, उनका एनओसी तुमने लिया था। जब कंस्ट्रक्शन होती है, मेरे क्लाइंट ने कंस्ट्रक्शन तो नक्शा पहले वो बना दे, पहले अपने नाम पे ट्रांसफ़र करता है। हाँ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें हर दूसरे दिन तुम जाते तुम्हें सारी चीज़ें पता, तो तुम्हें पता नहीं चला? नहीं। तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद एनओसी क्या लिया जाता है वहाँ पे सारे का सारा? अगर किसी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हाँ जी एनओसी लिया जाता है। अगर वो कहेगा नहीं लिया जाता तो हम कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के हैं, आपको तो पता है कि हर चीज़ के लिए एनओसी। तो क्या अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो वहाँ पे क्या उसको कहते हैं ईंटें, क्या उसको कहते हैं नक्शा के बगैर हो सकता है? नहीं जी, डीएचए के अंदर नक्शा होता है, तो क्या नक्शा अप्रूव हुआ? उसमें कितना टाइम लगा? उसके कागजात जमा होते हैं, कितनी देर में चेक होते हैं, कितनी देर लगता है? तो इंच बाय इंच करने को तो आप ये कह सकते हैं घर बन गया था, बट नाउ आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अपनी जरा में एक्सपैंड कर रहे हैं, यू आर मेकिंग हिम अपेयर मोर एंड मोर स्टूपिड, मोर एंड मोर लायर। क्यों? यू आर सेइंग कि जी 3 महीने और गुजर गए तो हुन दसो कि उसने नक्शा दिया। डीएचए वालों को भी नहीं पता, जिनको सब कुछ पता होना चाहिए कि उनकी ये प्रॉपर्टी और किसी ने, और उन्होंने ट्रांसफ़र भी उसके नाम के ऊपर कर दी और आपको नहीं पता लगा। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तो वहाँ पे आपने वो घर देखा है? हाँ, मैंने एक दफ़ा देखा था। तो वहाँ पे क्या घर दो किस तरह का है? एक 1 स्टोरी है, 2 स्टोरी है? 2 स्टोरी है जी मेरे ख्याल में। नहीं 1 स्टोरी है, मुझे नहीं याद। तो ये तस्वीरें, ये क्या ये इसी घर की हैं? ये जो मैंने एग्जिबिट करवाई हैं ये तस्वीरें देखें, 2 फ्लोर्स की हैं। तो 2 के अंदर कितनी ईंटें आपके, आप घर के करते हैं, कितनी ईंटें लगती होंगी? कितने ईंटों के ट्रक आते होंगे? कितनी ईंटों के ट्रक आपके दफ्तर के सामने से गुजर के जाते होंगे? कितने वहाँ पे टाइम लगता होगा? कितना नक्शा अप्रूव होता होगा? कितनी मालियत लगती होगी? मेरे क्लाइंट की आपके ख्याल में कितनी लग गई? मुझे नहीं पता। ये करके चलें, पैसे कुछ तो ज़्यादा तो लगे होंगे ना जी सारे के सारे। तो वो क्या आप कहते हैं कि क्लाइंट को पता था तो उसने डुबोने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी अपना ज़ाती घर वहाँ पे बना दिया, बना के किराए पे तो नहीं दे रहा ना, वो वहाँ पे ही रहता है। उसमें सर्विस का भी मामला था और भी मामला थे। सो अंडरस्टैंड कि हाउ दे क्रॉस एग्जामिनेशन में जो गुरु होते हैं वो टाइम को एक्सपैंड भी कर लेते हैं, इंच बाय स्टेप नहीं जी। अब इसके ऊपर चलें,
अच्छा ये हो गया, तो अच्छा फिर फॉर्म भी जमा होता होगा, पैसे भी जमा कराते होंगे ये करने के लिए कि जी मैंने नक्शा मेरा अप्रूव किया जाए। फिर कोई बंदा भी आता होगा वहाँ पे, फिर बंदा आके नक्शा चेक भी करता होगा। फिर जब उसके बाद वो करने के बाद आप कितने महीने लगते होंगे 2 गज करने के लिए, उसके बाद फिर एक छत डली और ये हुआ। अच्छा तो उसके बाद फिर जाके अब ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हो गई, तो अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता होगा। आप इतनी तो नज़र रखते होंगे कि वो ये केड़ी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप कह रहे हैं कि आपकी थी, तो उसके ऊपर किसी ने घर भी बना लिया, उसने ये इतने महीनों के ऊपर मुशक्क़त भी कर ली, तुम्हारे दफ्तर के सामने से बीच में हर दफ़ा जाया कर दी, तुम्हें पता ही नहीं लगा। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम्हें बीच में ऑलरेडी पता था और तुम कहते हो कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ कि जी मेरे क्लाइंट को पता था। उसको कैसे पता हो सकता है? ना तुमने अखबार में इश्तिहार दिया, ना तुमने नोटिस के अंदर दिया, ना तुमने डीएचए की फाइल के अंदर जाके अपना मुआहदा लगाया, ना किसी को कि नहीं जो वो दूसरे बंदे ने बता दिया था, वो जो जिसने बेचा है ना उसने बताया था। उसको क्या बताने की ज़रूरत है? और उसने अगर बताया होता तो कोई सेंसिबल बंदा आके आपसे बात करता। इस प्लॉट में कोई क्या डीएचए में और भी ज़मीनें अवेलेबल हैं? इसके अंदर कोई सोने की कान है क्या? यहाँ पे पेट्रोल निकलता है ज़मीन के अंदर से कि आप उसने वहाँ पे फैक्ट्री लगाई हुई है कि जिसके अंदर से पेट्रोल निकाल रहा होता है कि मैंने यही प्लॉट खरीदना है। डीएचए के आप प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस फेज़ के अंदर और भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई डिस्प्यूट ना हो। आप कहते हैं गली के अंदर है बीच में, तो क्या इसमें कोई ख़ास चीज़ है जो जिसके अंदर जादुई अंदाज़ है, जिसके अंदर सवाब मिलता है ख़ास, अगर कि यही उसने ख़रीदना था ख़राबी होने के बावजूद? So you go ahead and you break his thing down piece by piece and make him appear more and more absurd. Once again, आप 2.5 मिनट की भी जरा कर सकते हैं उस पर, बट आप उसको भूख दे के कि जी वो प्रॉपर्टी डीलर है, मैंने बड़ी प्रॉपर्टियाँ बेची हुई हैं, यू कैन मेक हिम अपेयर मोर एंड मोर अपसर्ड कि जी बाकियाँ वास्ते थे। आपने और लोगों के लिए इश्तिहार दिए हैं कभी बीच में जब आप प्रॉपर्टी अमूमन देते हैं? तो इधर क्यों नहीं दिया अपने जहाँ पे पैसे लगे हुए थे? बिकॉज आपका मुआहदा था ही नहीं। आपने ये सारे के सारे एक बाद में मन घड़त बीच में मुआहदा बना के मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए जब उसने ख़रीद ली, आपने दूसरी पार्टी के साथ मिल के ये सारे का सारा मुआहदा बना लिया कि वो जी ये तो पहले बेचा हुआ था। क्या आपने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करवाया? नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो सेल डीड क्यों नहीं किया? अच्छा चलो आप ये बता दो, आप कहते हो कि आपने 1,80,00,000 रुपए अदा कर दिए, टोटल डील 2 करोड़ की थी, सिर्फ 20 लाख रुपए और देने थे, तो तुम्हारे पास उस टाइम के ऊपर अपना बैंक अकाउंट दिखा सकते कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपए भी नहीं थे अगले 2 साल के लिए, कि तुमने कब्जा भी नहीं लिया और 1,80,00,000 उसको पकड़ा दिया, भाई जा तू मज़े कर, किसी और को बेचना बेच दे, तो अगर तू ये करने के लिए वगैरह उसने जाके बेच डाला, तो अब आप कह रहे हैं कि अब आपके पास 20 लाख रुपए आ गए, अब आप कोर्ट में जमा कराने के लिए तैयार हैं। हाउ डज दिस एक्चुअली ट्रांजैक्शन मेक सेंस? नज़र आ रहा है कि मन घड़त है, फेक है। वो जी मेरे 2 विटनेसेस थे, क्या दोनों विटनेसेस आपके एम्प्लॉई हैं? हाँ। क्या इसको आप तनख्वाह देते हैं? हाँ। क्या उस टाइम के ऊपर ये भी आपका एम्प्लॉई था? हाँ। क्या ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं? हाँ। क्या इनका आपके साथ पर्सनल इंटरेस्ट है? नहीं 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 नहीं, फिर भी सच बोल रहे हैं। सो एवरी सिंगल थिंग, और नाउ व्हाट आई हैव गॉन अहेड एंड शोन टू यू इज के उसके जो दूसरे बंदे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी इससे आप डैमेज करवा सकते हैं, इनके लिंकेज, इनकी बिलीवेबिलिटी, उसके बारे में भी आपने पूछना है। और समझो कि इस चीज़ के ऊपर काम करके इंजर पिंजर अलहदा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके मैंने टुकड़े टुकड़े किए उसके मुकदमे के। अदरवाइज जो माठे वकील होते हैं वो जाके वो आगे से सीधी सीधी कोई जरा के अंदर करते नहीं, और वो कोर्ट आगे से ये होल्ड कर देती है कि उनका मुआहदा साबित हो गया, 2 बंदों ने आके विटनेस दे दिया हुआ है, और चूंकि उनका मुआहदा आपके मुआहदे से पहले है, इसलिए आपका घर, आपके क्लाइंट का घर उनका हुआ। If you don't do it like an intelligent person, and if you don't actually go ahead and do it with heart, और पेन लेके नहीं करोगे, सोच सोच के नहीं करोगे, बीवी से लड़ाई नहीं करोगे, मैनू सोचन दो, ऐ करन दो कि क्या है, आप थक हार के वहाँ पे गए सुबह जरा, एंड यू कीप थिंकिंग क्या ये कहा तो उसने ये कहूँगा, ये कहा तो ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कह, एंड यू टेक पेन, you will become a good cross examiner. If you don't take pain and you say कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो उसने कोर्ट ने कहना है कि जी साबित नहीं हुआ, उसने अपना मुआहदा साबित कर दिया,
मैं तो उस हर चीज़ को कि मैंने पेमेंट का क्वेश्चन ही नहीं किया, उसकी पेइंग एबिलिटी को क्वेश्चन ही नहीं किया, टैक्स का उसको दिखाया ही नहीं, उसका ये नहीं दिखाया कि उसने नोटिस नहीं दिया, मुझे बताया नहीं, मैंने ये हाईलाइट नहीं किया कि मैं उस टाइम के ऊपर उसी टाइम पीरियड के अंदर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इसने मुझे अगर बाकी खुदा ना खास्ता मुझे पता भी होता उसने मुझे कंस्ट्रक्ट करने दिया। हूँ कितों आके कह सकता है कि जी नहीं ये वो अब मेरी होगी इस तरीके से। और दूसरा वो आपसे मैंने दो दावे, इसमें दो दावे हैं। एक बंदा उसने जमा करवाया हुआ है जिसने जो क्लेम करता है कि मैंने ख़रीदा हुआ है, और एक सिद्दीक ने और एक दूसरे ने रशीदुर रहमान ने जिसने मुझे भी भेज दिया, तो वो कहता है कि मैंने पहले दूसरे को भेज दिया था और उसके बाद फिर उसने मुझे भेज दिया, और अब आगे वो कहता है कि नहीं जी वो पहले वाला ही अच्छा है, ये मैं इनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। उसमें अगर आपने जरा करनी होगी वो, बिकॉज वो वाला आसान केस है रिलेटिवली स्पीकिंग, वो क्या कह रहा है उसके अंदर आप किस नुक्ते पे जरा करेंगे मुझे ये बताइए। आपने सारों ने पढ़ा होगा वो क्या कहता है उसमें। नहीं नहीं, वो टाइम बार तो अपनी साइड के ऊपर, और मैंने नहीं, मेरे क्लाइंट ने कितने पैसों में ख़रीदी थी प्रॉपर्टी, उसके मुताबिक वो कहता है 4 करोड़ में मैंने ख़रीदी थी। अच्छा बाय द वे मैंने ये भी किया रशीदुर रहमान को झूठा साबित करने के लिए, इसके अंदर जिरा में प्रॉपर्टी बेशुमार प्रॉपर्टियाँ बेचने वाले बंदे से मैंने उससे पूछ लिया उस टाइम पीरियड के अंदर कितना था, वो कहता है 2 करोड़ की थी। तो मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एक्चुअली टाइटल के ऊपर इनके कहने के मुताबिक किसी और का मुआहदा हैगा सी, तो मैंने 4 करोड़ में ख़रीदी थी। मैं दुगने पैसों के अंदर वही प्रॉपर्टी जो कि खुद रशीदुर रहमान कह रहा है कि जी मैंने उसने 2 करोड़ में ख़रीदी थी और मेरे टाइम पीरियड के अंदर शायद मैंने थोड़े से अरसे के अगर उनके 2-2.5 की हो गई होगी तो हाँ, तो 4 करोड़ में जिसका टाइटल ख़राब है तो मैंने 4 करोड़ के अंदर करके अपना घर बना लिया। हाउ बिलीवेबल इज़ दिस। बल्कि बात ये रशीदुर रहमान वो आगे से ये कहता है हमारा मौक़िफ़ क्या है कि हमने कितने में ख़रीदी है वो प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह हमारी जो अमाउंट वगैरह लिखा हुआ ना वो इम्पॉर्टेंट इस तरीके से भी है कि अगर आप गौर से पढ़ो ना उस ट्रांजैक्शन को, आपने अगर थोड़ा सा इसका ये जो ओरिजिनल जो सेलर है, ओनर जो ओरिजिनल था, वो कहता है कि इस बंदे ने मुझे 20 लाख रुपए और देने, पहले वाले ने 30 या जितने भी हैं 30 लाख देने, तो मैं ये जो सेकंड बंदे को जिसने मेरे से ख़रीद लिए 70 में या 80 में या जितने में भी बीच में ख़रीदी है, तो मैं 85 लाख वापस करने के लिए तैयार हूँ ताकि ये बंदा मुझे 20 लाख और दे सके। इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट द ट्रांजैक्शन दिमाग और आंखें खोल के ना, हिज ओन पोजीशन इज अपसे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ कि चैलेंज आके ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि मैं ज़्यादा पैसे वापस कर देंगे ताकि यह बंदा मैंने कम दे दे तो हूँ मैं इसको दे देता हूँ प्रॉपर्टी। कि आप खुद कह रहे हैं कि मैंने डीएचए में जाके ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट इसके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाई है, मैंने इसको बेच दी है। आप अब दूसरे का उसका रशीदुर रहमान की जरा देख लें, वो रशीदुर रहमान या पता नहीं मेरे ख्याल में सिद्दीक है कि रशीदुर रहमान, सिद्दीक है। वो ये कहता है कि जी मैंने 4 करोड़ में करनी थी, मैंने सिर्फ 65 लाख रुपए वगैरह ये जितने 70 लाख रुपए सिर्फ लिए और मैंने सारी प्रॉपर्टी इनको दे दी और इन्होंने उसके ऊपर घर बना लिया और 3 करोड़ रुपए मुझे दिए ही नहीं और मैं चुप करके बैठा रहा 3 साल। देखो एक चीज जरा के अंदर what you guys need to do or which is going to help you a lot is make a chronology। इस तारीख पे ये हुआ, इस तारीख पे ये हुआ, इस तारीख पे ये हुआ, कितना टाइम हुआ, ये हुआ, इसके बाद ये नोटिस मिला, ये उसने किया, ये हमने नक्शा अप्लाई किया, ये किया। जब ये चीज़ें आप अपनी जरा के लिए या अपने मुकदमे के लिए तैयार करना शुरू करोगे ना, सारी स्टेप्स आपके जहन में और जितना टाइम गुजरा है ना वो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। कोई ए भी होया और आपको वो सवाल भी बनते जाएंगे, आप उससे पूछ सकेंगे अच्छा इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है। आप वो ये बंदा बेसिकली ये कह रहा है इसके अंदर सबसे अब्सर्ड, आपने अगर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करनी तो आप ज़्यादा पैसे वापस करना चाहते हैं इस बंदे को और 20 लाख रुपए लेके जिस बंदे को आपने कहा कि आपने उसके पहले जब्त कर लिए थे पैसे, उसको आप किस लिए देना चाह रहे हो? जिसने मेरे पर मुकदमा कर दिया।
तो आपने तो उसके पैसे जब्त किए हुए, बल्कि उसने आपके पास आपका हक है, तो आपका मौक़िफ़ ये क्यों नहीं है कि वो मैंने सही जब्त किए हैं? आपका अचानक ये मौक़िफ़ कैसे हो गया कि जी मैंने बीच में वो पैसे वापस करना चाहता हूँ, मैंने ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या ये बंदा, आपको पता नहीं था इस पे इसने अपना घर बनाना है? क्या आपकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसने, अगर आप पैसे, आप कहते हैं कि उसने आपको 3.5 करोड़ और देने थे, तो आपने जाके प्रॉपर्टी चेक की? आपने अगले दिन जाके स्टे लिया जब पहली किस्त आपको नहीं मिली? ये जो आप मुआहदा कह रहे हैं, ये आपका रिटर्न है? आपका तो कोई रिटर्न मुआहदा ही नहीं है, आपने तो सीधी सीधी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी है। तो पूरे पैसे मिले होंगे तो आपने पूरी ट्रांसफ़र की होगी ना, कि ना कि ये कि उन्हें 3 करोड़ में, तू मेरा जानने वाला भी नहीं। आप उससे पूछेंगे आपके जानने वाले? नहीं, मैं तो नहीं जानता जी, बिल्कुल। अगर वो जानने वाले हैं तो आप उसको दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। अगर नहीं जानने वाला तो आप उसको कहेंगे अगर आपके जानने वाले भी नहीं तो आपने 3 करोड़ है इंतज़ार के अंदर आप बैठे हुए थे कि दे देगा। सो absurd चीज़ें जो स्टांस वगैरह लेते हैं, आपको इस अंदाज के अंदर चैलेंज करना पड़ेगा। समझ आ रही है? ये देखो, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंखें दिमाग वगैरह खोल के जब तक डॉक्यूमेंट्स खुद एग्जामिन नहीं करोगे, मसला पड़ेगा। आगे आओ कि रोल ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन लीगल प्रोसीडिंग। एक तो फेयरनेस की उसको मौका मिले कि उसका क्या आगे से जवाब है, और जज भी देख सके कि सच के रहा बोल रहा है और झूठ कौन सा बोल रहा है। अमूमन पहले ये चीज़ तब हुआ करती थी जब एक ही बंदा शुरू से एंड तक ट्रायल कर लेता था। अब तो जजेस चेंज हो जाते हैं, कागज़ों से तो नहीं पता चलता कि वो पसीने आ रहे सी कि वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहा था कि क्या हो रहा था। अब एक तो उससे बहस करने की नहीं ज़रूरत। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ताकि आप उससे पूछेंगे क्या ये दुरुस्त है कि वहाँ पे अब घर बना हुआ है? क्या ये दुरुस्त है कि वो प्रॉपर्टी आपसे कुछ फरलांग के फासले पे? क्या ये दुरुस्त है कि इस प्रॉपर्टी के लिए हाँ 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 नहीं, वो 2 जुमले और कहने जी हाँ या ना का सवाल है। क्या ये दुरुस्त है कि आपके कहने के मुताबिक, जो कि मेरा क्लाइंट डिनाई करता है, आपने 1,70,00,000 रुपए दिए हुए थे इस प्रॉपर्टी के? क्या आपका मौक़िफ़ ये है कि इसके 1,70,00,000 देने के बावजूद 2 साल तक आपने प्रॉपर्टी विज़िट नहीं की? क्या आपका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और आपको पता नहीं लगा? क्या वहाँ पे जो ट्रक जाते हैं वो आपके के सामने जाते हैं? क्या आप डीएचए में प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता है? सारे के सारे ये सारी जो चीज़ें हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, ये ऐसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थ्योरी ऑफ द केस। आपका केस है क्या? आपने क्या मौक़िफ़ बनाया हुआ है कि ये मुआहदा झूठा है कि नहीं? मुआहदा पुरानी तारीखों के अंदर बना है? पहला हुआ मुआहदा हुआ था कि नहीं हुआ था? कि बाद में उन्होंने मिली भगत करके किया? क्या दोनों की मिली भगत है? क्या करी? यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दैट, और उसके मुताबिक आप सवाल करेंगे। इसमें अलहदा सवाल नहीं करने शुरू कर देंगे। और अगर आपकी थ्योरी ये होगी कि मैंने अपना घर बनाया और ये सारी की सारी चीज़ें की, और अगर इनको पता भी था, और ये सारे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि चूंकि मुझे जजमेंट्स पता है, तो मुझे पता है कि मैं कौन से सवाल करूँगा तो मैं ये मुकदमे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जीत सकता हूँ। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में केस लॉ भी पता होना चाहिए, वो केड़े नुकते थे जितते हो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में मुआहदाजात किस तरीके से होते हैं वो भी देखने होते हैं। आप जहाँ पे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जाओ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे पढ़ो। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको सारों को, उसके अंदर क्या लिखा होता है, किसका क्या मतलब होता है, और किसको इस्तेमाल करके आप कैसे एक जुमले को पकड़ के तोड़ के आप कैसे कर सकते हैं। मुआहदे के क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी बात हुई ऑफ़र एक्सेप्टेंस। ऑफ़र कहाँ पे हुई, एक्सेप्टेंस कहाँ पे हुई, सही जगह पे मुलाकात हुई, कौन मौजूद था, वो आपने जरा करनी है कि नहीं, उसके एलिमेंट्स उन्होंने लिखे हैं कि नहीं, कंसिडरेशन दी कि नहीं, किस तरह दी, कैसे साबित हुई, साबित होती है कि नहीं होती। फिर बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें सीखी हैं, अब शुगल ये, मेरे अब्बा जी भी कहते सी कि दुनिया का सबसे बोरिंग प्रोफेशन है ये बीच में पढ़ने के लिए। लॉ स्कूल के अंदर कहते थे क्या बला है वगैरह, ये बीच में अजीबो ड्राई किताबें, कंसिडरेशन थे ये वो। अब तो ये कि वो पैसे नोट मिले थे कि नहीं, दिए थे, असली थे, नकली थे, चेक थे, किसके नाम पे थे, कहाँ पे थे, किस तरीके से था, इस पे खेलना है। जो बंदा ये सारी चीज़ अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूरी कहानी अपने दिमाग के अंदर कहानी बना के उसके अंदर से इंजर पिंजर अलहदा कर सकता है। CSI कभी किसी ने देखा है, या शर्लॉक होम्स की टीवी सीरीज वगैरह CSI देखी है?
मुख्तलिफ ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, CSI होते हैं, फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी वाले, उनकी सीरीज़ ज़रूर देखना। वो हर दफ़ा दिखाते हैं जी गोली इधरों आई, एंजों आई, ए कीता और ये वाली चीज़ उसने डैमेज की और यहाँ से यूँ करके निकल गई और इस तरह करके वो हो गया। एविडेंस को अगर आप तस्वीर के तौर पे देखें ना, वो कहता है नहीं इस तरह तो हो नहीं सकती क्योंकि गोली तो इधर से निकल रही है। ये कैसे हो गया कि वो कहते हैं कि इधर से मारी है तो गोली तो इस तरफ से गई है और ये बंदा तो राइट हैंडेड था। यू आर सपोज टू रिकन्स्ट्रक्टेड एवरीथिंग इन योर माइंड। ये जो खास तौर पे मर्डर के अगर मुकदमे उसकी जरा अलहदा होगी। आप वहाँ पे जाके अगर आप नहीं देखते या आप नक्शा मुलायजा नहीं करते, आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देखते, आप ये नहीं देखते गन शॉट का कैलिबर कौन सा, कौन सी गोली किधरों निकली, किस गन की निकली, ये वाली तो इधर से जा रही है और वो कह रहा है कि ये वाला बंदा दाएं हाथ के ऊपर बैठा हुआ था, और जबकि वो उसकी जो बंदूक है वो वाली उसकी गोली उसके खाते में जो डाली है वो इस साइड से जा रही है और वो कह रहा है उसका मुंह इस तरफ था। तो ये कैसे हो सकता है? अगर आपने फॉर एग्जांपल फिल्म देखी है JFK कौन था? अमेरिका का प्रेसिडेंट था जो कि असैसिनेट हुआ था, टेक्सास में जा रहा था तो उसको 3 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर एक गोली लगी थी, उसको 5-7 गोलियां 10 सेकंड के अंदर ठा मशीन गन की नहीं, राइफल की। वो कह रहे थे एक बंदे ने वो दूर से बैठ के गोली मारी और वो गोली आई और वो गोली इधरों लगी तो फिर इस तरह करके उत्ते गई थे, अगे जड़ा बंदा सी उनके कानों लगी और यहाँ से गोली ने 360 करके यूं करके मूव हुई और जाके फिर फला जगह के ऊपर जाके वो गोली लग गई। वो फिल्म अगर उसके अंदर जाके आप सीन वगैरह चेक करो, फिल्में देखो, पसंद आएगा क्योंकि उधर से दिमाग वगैरह खुलता है। JFK की फिल्म देखो, ऑलिवर स्टोन की, इसके अंदर वो क्या नाम है यार उसका, केविन कॉस्टनर उसके अंदर होता है। वो यही भी आप वो दिखा रहा होता है कि कितनी absurd चीज़ है कि जी वो कहता है कि गोली आई, गोली इधरों लगी तो फिर गोली ने क्या, मैं उत्ते जावांगी, फिर ऊपर गई, बाहर निकली हवा के अंदर, उसने कहा कि नहीं हुण मैं घूम के एनू गोली भी लगनी, और उसने जाके इधर लगा और इसके अंदर से होके फिर जाके उसने उधर जाके किया। और मुकदमा इस तरीके से आप अब्सर्डिटी दिखा सकते हैं। इवन दो ही डिडंट विन हिज केस, बाय द वे उन्होंने काफ़ी बड़ा कवर अप वगैरह था, बट मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, एबिलिटी टू विजुअलाइज हो की रहा की नुक्ता है। ये कागजात वगैरह पढ़ने नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे, इसकी तय में नहीं जाओगे, कहानी नहीं करोगे, कहानी करके खुद नहीं विजुअलाइज करोगे, फिर नहीं करोगे, फिर नहीं करोगे, फिर नहीं करोगे, तो आपका यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड लॉयर, यू विल ऑलवेज कीप लूजिंग। बट ये वाला मुकदमा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने जीता। हैव अ थ्योरी ऑफ द केस। अच्छा, चंद कमांडमेंट्स ऑफ दिखा देते हैं। ऑर्गेनाइज क्रॉस एग्जामिनेशन, डूज ऑफ बी प्रिपेयर्ड, तैयारी के बगैर कोई गुजारा नहीं। अब मैंने एक दोस्त को देखा यहाँ पे, आज मुझे दिखा रहा था, उसने एक एक सवाल लिख के रखा हुआ है। आई वुड नॉट एडवाइज इट, बिकॉज अगर सारे सवाल आपने लिखे हुए हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है और एक का सवाल का जवाब वो आ गया जो कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बाकी सारे सवाल वेले हो जाते हैं और आप क्रॉस एग्जामिनेशन। मेरा तरीका हमेशा ये, मैं लिख भी लेता हूँ सवालात वगैरह, बट तरीका ये कि आप लिखें कि मैंने इससे क्या क्या कहलवाना है, कौन कौन से एरियाज़ पे मैंने जरा करनी है, मुआहदे पे करनी है, पेमेंट के ऊपर करनी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर करनी है, इसकी रिहाइश पे करनी है, नोटिस पे करनी है, अखबार इश्तिहार पे करनी है, उसके बारे में फिर वहाँ पे बैठ के मामले के मुताबिक आप वहाँ पे करें, लिख के बेशक चले जाओ। मगर यू नीड टू हैव अ फॉल बैक ऑप्शन कि ये नुक्ते तो मैं हिट ही करने ने, संगल के जो हुक्स हैं वो मैंने तोड़ने ही तोड़ने, तोड़ेंगे तो आप आगे जीतेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो आप बीच में वहाँ पे मुकम्मल तौर पे वेले हो जाएंगे। सो नोट्स बनाने से सवालों की जगह से अमूमन बेहतर ये होता है कि आप सवाल लिख लो, इब्तिदा में कोई इतनी ख़राबी वगैरह नहीं है, बट ज़्यादा बेहतर ये होगा कि यू नीड टू बी क्लियर अबाउट कौन से एरियाज़ हैं जो कि आपने ज़रूर करने और उसके ऊपर आपने रहना है। स्टे फोकस, बी स्ट्रेटेजिक, कंट्रोल द टेम्पो, उसको ना कंट्रोल करने दें कि वो आपकी बोलती बंद करा दें। ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, कोर्ट भी आपसे नाराज़ हो सकता है, दरमियान में उसके साथ बहुत फर्म हो, एक ही नुक्ते के ऊपर करते रहो। और भी देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में और मसले होते हैं, कई दफ़ा क्रॉस एग्जामिनेशन ना मैं इंसिस्ट करता हूं कि जज अपने हाथ से खुद लिखे। अगर ज़्यादा डिस्प्यूटेड केस नहीं है तो वहाँ पे जाके लोकल कमीशन के ज़रिए हो, अदरवाइज़ लोकल कमीशन के सामने मैंने कभी नहीं, बिकॉज उसी जज ने फैसला करना है अमूमन, तो बेहतर होगा कि वही एविडेंस लिखे, उसके सामने ये सारी की सारी चीज़ें हों।
प्लस जज के सामने आपको वहाँ पे ही बीच में अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट होना है नहीं होना, कोई उसको चीट कर रहा है, कोच कर रहा है, कोई हमसाए के अंदर वकील साहब ही उसको चीज़ें बताई जा रहे हैं कि यार ओए, एक तरीका ये है फॉर एग्जांपल अगर आप जिरा में आपके क्लाइंट पे जिरा हो रही है और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया है जिसका उसको सवाल नहीं आ रहा, तो कई दफ़ा 2 नंबरी के अंदर दूसरा आप उसके वकील हैं, आप कह सकते हैं सर ये तो रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं है, सारों को पता है कि इसने इसका पहले वो जवाब दे दिया हुआ है कि ये है, या ये वकील साहब को, और ये तो रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैंने तैयारी की हुई है, मैं आपको फुल टाइम उंगल दूंगा कि जी ओ जी वकील साहब आप बार बार इररेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना रेलेवेंट मैं कहूँगा इररेलेवेंट कर रहे हैं, आपका पारा चढ़ेगा, आप कहेंगे ओए इसके साथ वो तीसर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और 4 सवाल छोड़ के आप 5वां सवाल पूछना शुरू कर देंगे। इट इज़ अबाउट, वकालत इज़ ऑल अबाउट कीपिंग कूल। और क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है गुस्सा वाला, क्रॉस का मतलब गुस्सा भी होता है, ऑन द मतलब नहीं है कि उसके साथ आप गुस्सा कर रहे हैं या आप अपना कूल कर रहे हैं, ये कूल एग्जामिनेशन है, चिल एग्जामिनेशन है, छुरा एग्जामिनेशन है, मीठी छुरी करके ना उसके साथ मुकम्मल तौर के ऊपर काटना है, अदरवाइज दुश्मनी तो नहीं पालनी ना वहाँ पे, और लड़ाई करने वास्ते तो नहीं आए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके ऊपर थ्योरी ऑफ द केस के बारे में कर लिया, लर्निंग व्हाट नॉट टू क्रॉस एग्जामिन, जो चीज़ें उसने नहीं एड्रेस की मत उस पर जरा करो और उसको जवाब देने के लिए मौका दे दो दोबारा से। ये क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट्स, उसके साथ बहस नहीं आप करने के लिए बैठे हुए। उसने अगर कह दिया कि जी ये है, उसको आपने अपसर्ड दिखा दिया, तो अब आप 4 दफ़ा कहेंगे पक्की गल हैगी कि नहीं तुसी ये कह रहे हो वगैरह, पक्की गल हैगी कि तू मुआहदा साइन किया है। वो अगर उसने एक दफ़ा कह दिया कि मैंने किया, आप उसको अगले जुमले में कहेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने ये कि इसको कहते हैं डिसप्रूव करें। इम्पीचमेंट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, 10 कमांडमेंट्स जो हैं उसको विटनेस को लीड करें, बेबी स्टेप्स, यानी मैं कह रहा हूँ ना टुकड़े टुकड़े करके, नो दाई ऑब्जेक्टिव क्यों करना चाहते हैं, दाउ शैल्ट प्रिपेयर, तैयारी करके जाओ, और जो स्टाइल वगैरह जो है उर्दू में करना है, अंग्रेज़ी में करना है, प्रेशर डालना है, अगर वो बहुत डरू है और अगर ये है तो अंग्रेज़ी के साथ शायद दबके लगा के उसको आप संभाल सकें। प्लीज़ कम टू दिस, प्लीज़ एग्जामिन दिस। ओए तानू तो पढ़ा ना, तुम कहते हो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट कर रहे हो, मुआहदा बह जड़ा है, लफ्ज़ तो पढ़ के सुनाओ, हा, ये वगैरह करके अगर आप उसको हिला सकते हैं तो हिलाएं, अगर आप उसको कर सकते हैं तो ठीक है, दुश्मनी वगैरह डालने से तो बेहतर है। अगर आप उसका बैलेंस, वो तैयारी करके रट्टा लगा के आया हुआ रात को, उसका अगर बैलेंस आप हिला सकते तो हिलाओ, उसको थका सकते तो थकाओ। पहले 5 सवालों के अंदर फारिग करना मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो हमेशा थका के, कम से कम इस केस के अंदर चूंकि बड़ा मुश्किल केस था वगैरह, उसने अगर मैं छोटा रखता तो वो बीच में उसने मेरी बात कभी भी नहीं माननी थी। आहिस्ता 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 आहिस्ता, थका 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 थका, ये कर करके जज साहब थक जाते थे, बट आप उनको ना थकने दें। कहते से मलिक साहब अगे चलो की कर रहे, दोहरा रहे हो, मैं कि नहीं जी सर ये वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मिलता जुलता दोबारा करो, ताकि कॉन्ट्रडिक्शन पिछली दफ़ा तुसी तो है क्या सी, हुन तुसी है कह रहे, पहले झूठ बोल रहे थे कि अभी झूठ बोल रहे थे। अब वो ये नहीं कहेगा मैं पहले बोल रहा था या अभी बोल रहा था, ये क्वेश्चन वहाँ पर रिकॉर्ड के ऊपर डाल के आगे जाए। ऑडियंस जज का रूल्स ऑफ एविडेंस, कानूनी शहादत पता होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट वगैरह करने के लिए, और अपने जज का भी कि कितने आप कर सकते हैं। अच्छा 2-3 किताबें ज़रूरी हैं, ये देखो क्रॉस एग्जामिनेशन की जो किताबें हैं ना, 1-2 आपको ऐसी भी मिलेंगी। स्किल फॉर लॉ स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी अमरीकी है, ज़्यादातर ये जूरी ट्रायल के लिए, लेकिन बहुत अच्छी है। आपको ये इसकी कॉपी लोकल रीप्रिंट मिल जाएगा 1000 रुपये के आसपास। इसी बंदे की मोटी किताब ही अगर आप साथ देखें, ये जो लाल वाली बनी हुई है इसी बंदे की है, मगर स्टूडेंट्स वाली पढ़ लो तो वो आपको अच्छा बताता है कि किस तरीके से आपने करना है। फौजदारी और सिविल के लिए ना ये 3 किताबें, 4000 क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस इन क्रिमिनल केसेस, 4000 इन सिविल केसेस। इसमें अगर आप खोलोगे ना इसके अंदर जाके, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक चैप्टर होगा, उसमें 18 उसने कोई 40-50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब मैं वो ये नहीं कह रहा कि आप मुकम्मल तौर पे उसकी नकल वगैरह करें, लेकिन एज अ चेक लिस्ट इट्स वेरी गुड। फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे जहन में ये नहीं था कि जी मैं उससे पेमेंट कैसे हुई और कितने नोट थे और कहाँ पे हुई, उसकी डिटेल नहीं, वो ये किताब देख के मुझे सूझी।
आप जितनी ज़्यादा किताबें और जितनी मामलात होंगे वो आपका और दिमाग खोलेंगे। मर्डर के मुकदमा पहले तो नहीं किया हो ना, तो और लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, फोरेंसिक साइन FIR को कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको किताबों में इनमें लिखी हुई मिल जाएंगी और ये मार्केट में आराम से मिल रही हैं। तो इनको इस्तेमाल करना या इनको हासिल ना करना वगैरह तो वो फिर आपकी कमी है, आपकी कमी कोताही है। इसके अंदर से अगर आप पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हैं, बेसिक तो जायचा मिल जाएगा, लेकिन इतनी तय में नहीं होगा कि जो इस केस के अंदर मैंने किया कि वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई, तुसी गए तुसी ए कीता और किया, DHA के अंदर तो ये होता है, DHA में ये होता है, वो मैंने अपने में अडॉप्ट किया। हाँ सर, आपने जैसे कहा कि इंग्लिश में बोलो या उस पर प्रेशर डालो, अगर खुद ना लतीफ़ा बन जाओ, पहले जज जी पहले हंसना शुरू, तुसी की किया वकील साहब, ये क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो वो कहेंगे जी वो करके, हाँ तो क्या पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो लीगल एथिक्स के साथ में कंट्राडिक्शन आ गई। क्या मैं कोर्ट में खड़ा होकर जो विटनेस आया उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मजाक कहाँ पे उड़ा रहे, मजाक कहाँ पे उड़ा रहे वो? और वो बड़ी अच्छी लीगल एथिक्स की बात है कि वो आके वहाँ पे झूठ बोल रहा है और तुम उसको बीच में बोलने दे रहे हो, और तुम उसको जाके जफ्फी उसके सामने ही, जज साहब के सामने एक साइड के ऊपर इधर चुम्मी करना, एक इधर करना और उसको जफ्फी डाल देना, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे से नाराज ना होइएगा, ये करके वगैरह सारे का सारा। वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारे क्लाइंट का घर बीच में हो जाएगा तो तुम उसके साथ उसके बेस्ट बडी बनने के लिए जा रहे हो। एथिक्स क्या? मुकदमे कागज देखने के बाद उन्हें भी नहीं पता लगा कि वो झूठ बोल रहा है। ये तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद साबित हो गया कि वो झूठा है कि सच्चा है, और ये कोर्ट ने डिसाइड। तो फिर सवाल ही नहीं कर, आप सवाल तो इस चीज के लिए पूछ रहे हैं ना कि वो साबित हो कि झूठा हो कि तुम तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने वास्ते नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूँ, इट नीड्स टू बी यू नीड टू हैव अ थ्योरी ऑफ द केस कि तू साबित क्या करने के लिए पाई जा रहा है। ना खुदा दा खौफ तू कह रहा हूँ, बिकॉज ये अपने पल्ले बांध ले, बहुत बड़ी बोंगी मारे कि मैं तो पूछाऊंगा कि जी तू सच बोल रहा है, तू अगर वो कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर सच बोल रहा होगा। मेरा क्लाइंट के पास कोई कागज़ ही नहीं है, वो बीच भी देखो अपने घर बना के करोड़ों रुपए लगा के वहाँ पे बैठ गया हुआ, तो झूठ तो फिर मेरा सच ही क्लाइंट ही बोल रहा होगा ना यार। उसके पास अग्रीमेंट है, उसके पास 2 विटनेसेस हैं और ये वो वगैरह करके, अगर तुम्हारे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि इतने नुक्ते गिनवाने के बाद तुम अभी भी शक में हो कि जी वो इसमें वो बंदे ने इस केस में झूठ कौन बोल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में तुम्हें कोई और प्रोफेशन करना चाहिए, वकालत नहीं होगी। वकील तो देखो नॉर्मली वही है कि आपको 2 सेकंड में पता, खैर बेशुमार चीज़ें आप नहीं पूछते, बट आपका इंस्टिंक्ट इतना होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस साइड पे मैंने नहीं जाना, या बात करने के बाद भी नहीं जाना। झूठा सच्चा साबित करने के लिए नहीं, तुम उसको झूठा साबित करने के लिए आए हो, उसको सच्चा साबित करने के लिए नहीं आए, ना इंक्वायरी करने के लिए आए हो। अगर फलां सब क्वेश्चन से वो सच्चा साबित हो जाएगा तो वो सवाल करना ही नहीं है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका नुक्ता बनाने के लिए। ये एथिक्स वाली कौन सी बात है? तुम्हारा तो लाइसेंस पहले इस सवाल के ऊपर तुम्हें देना ही नहीं चाहिए, हमें लाइसेंस ही कैंसिल हो जाना चाहिए कि तुम पहले ही कह रहे हैं कि जी मैं अपने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करने के लिए नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे बीच में सच ढूंढने के लिए जा रहा हूँ कि वो मुझे बाद में पता चलेगा कि सच बोल रहा है कि नहीं वगैरह। तो सवाल आपके डिटर्मिन नहीं होंगे दूसरे को झूठ करने। देख, अगर उसको जवाब आगे से सही दे देता है, यू हैव डन योर ड्यूटी, इट्स फॉर द जज टू जज कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तुम नहीं कर सकते, तुमने अपना काम करना है। और वकालत में ये देख लो, तुम्हारे खुदा ना खास्ता क्लाइंट ने अगर मर्डर भी किया हुआ तो इट इज़ योर ऑब्लिगेशन टू ट्राई एंड डिफेंड हिम। यू डोंट गेट अप एंड से कीता है या मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, इन्हें कीता है, ठीक नहीं है तो फिर छोड़ दो, किसी और को जाके कर लेने दो। यू आर सपोज टू डिफेंड हिम टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। दूसरी पार्टी ने एविडेंस नहीं करवाया सही, तो तुम मौका देने के लिए वहां पे बैठे हुए वगैरह करके दे। इट्स द जॉब ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रोसिक्यूट हिम एंड पनिश हिम। यू आर नॉट एज अ लॉयर देयर टू एक्चुअली बेसिकली से कि जी भाई मैं डिफेंडेगा तो बाकी कसर मैं पूरी कर देंगा। फरहाद अली शाह को अगर पता होता ना तो वो बीच में सारे का सारा करके। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये वाली जो बोंगी मारी है तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा सवाल ये था कि मुझे ऐसा सवाल करना है कि जो उसे समझ आए। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उसे समझ ही नहीं आया, वो जवाब कैसे देगा? पहले 2-3 दफ़ा करके उसके बाद आप उर्दू में उससे पूछ लेंगे ताकि उसको समझ आए या जज को करें, बट पुट हिम अंडर प्रेशर। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर सच बोल रहा है तो चिल होके उसको सच बोलना चाहिए, बट झूठे को झूठ निकलवाने के लिए ही नीड्स टू बी कंफ्यूज्ड या बी अंडर अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर।
इफ़ ही इज़ नॉट अंडर प्रेशर वो तो धड़ाधड़ बोलता रहेगा, कहानी बना के तुम्हें पूरी नावल सुना देगा कि जी इस तरीके से है और ये है, और उसके छोटे छोटे झूठ उसको गिनवा के ना, फिर ए भी झूठ होया, फिर ए भी झूठ होया, ए भी होया, तुहानू ए भी नहीं पता लगा, 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 तो ए भी नहीं पता लगा, तो इन्नी बड़ी चीज़ थोड़ी मन लेनी चाहिए। इसके बारे में भी आपने ये कहा, इसमें भी आपने ये कहा। सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। आगे आपकी मर्जी, अल्लाह के, गुड लक टू योर क्लाइंट्स यार करके आके। और किसी का अगर क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा चलो यार, देखो और भी वीडियोज़ ना, चंद वीडियोज़ आपको देखने चाहिए आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का, कि 2-3 वीडियोज़ यहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं। हर वीडियो के एंड में ये जो स्लाइड्स आपसे शेयर की हैं ना, इनके ऊपर ये फराद अली शाह साहब की भी हैं, ये हमारे पुराने लाहौर बार के सदर भी थे, उनकी भी है, और भी पढ़े हुए ये मुख्तलिफ रिकमेंडेड वीडियोस। कौन सी किताबें इनकी रिकमेंड मैं करता हूँ, नफ़ीर मलिक साहब ये फौत हो गए हुए हैं, QLC के प्रिंसिपल थे, उनका लेक्चर है। इस तरीके से मेरे वीडियोस ख़ास तौर पे चेक करो, बहुत अच्छे हैं। अब और टॉम क्रूज की फिल्म तो देखी होगी कि उसको कहते हैं फ्यू गुड मैन, के वो भी नहीं देखी। तुम लोग करते क्या रहे हो यार, बीच में पकड़ के सारी जवानी तुमने ज़ाया की है बीच में, अगर फिल्में नहीं देखते। टॉम क्रूज की फिल्म देखी है, यू कैंट हैंडल द ट्रूथ। और यार कोई इधर है ऑनलाइन बैठ के ये बच्चों को ये दिखाते हैं यार टॉम क्रूज की, इधर आओ टॉम क्रूज देखते हैं, आ जाओ। ये ऑनलाइन कैसे जाते हैं यार, कोई इधर आए, फायरफॉक्स दिखाओ, खोलो, यूट्यूब पे जाना, बुलाओ, हाँ वो फिल्म ही हो जाए यार, थोड़ी सी आ जाओ। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है। माय कज़न विनी देखी है फिल्म, वो मैं फिल्में भी रिकमेंड कर रहा। ये बाकी मैसेज देखी है फिल्म कितनों ने, द मैसेज फिल्म देखी है, वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए, वो मैसेज किस चीज के बारे में, मैसेज हजूर पाक की ज़िंदगी के बारे में है द मैसेज। एक ही फिल्म बीच में बनी हुई है, मुस्तफ़ा काद की बनी हुई है, वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए आप एग्जामिन कीजिएगा। उसके अंदर नजाशी के सामने, वो उस पर भी मैंने एक अलहदा वीडियो बनाया हुआ, नजाशी के बादशाह के सामने मुसलमान जाते हैं और कुरैश वाले अपने सबसे ज़्यादा सुहेल को, मेरे ख्याल में उमैर को बीच में भेजते हैं, जिसकी सबसे ज़बरदस्त जो आर्ग्यूमेंट्स करता है, और उसके सामने बहस होती है कि इनको पाकिस्तान, इनको मदीना वापस भेजना है कि नहीं। वो जज को कैसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ये आगे से कैसे जवाब देते हैं और वो मुकदमा कैसे जीतते हैं। हर चीज़ के अंदर, हर फिल्म में आप इस तय में जाके देखेंगे साइकोलॉजी क्या है। वो बादशाह को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि बादशाह उठा के बाहर भेज दो, कहता है क्रिश्चियंस के खिलाफ है, तुम जब बादशाह क्रिश्चियन हो। वो आगे से एक्सप्लेनेशन देता है और वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी हम दोनों सारे बहुत करीब हैं। ये चक्कर, इसकी आवाज़ भी आई है, हाँ यार वेब सीरीज़ नहीं है, टीवी सीरीज़ है, और वो बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 10 सालों में टीवी की सबसे मशहूर सीरीज़ थी। CSI मियामी भी है, CSI लास वेगस भी है, और उसमें यही दिखाते हैं कि जुर्म कैसे होता है और उसको फिर ये उसके ज़रिए एक्सेप्ट कैसे करते हैं। आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? फ्यू गुड मैन, फ्यू गुड मैन, ये एक कोड, आवाज करो, हाँ ये लगा, ये चला के देखो, नहीं आ रही आवाज, आ रही, लगा के देखो ये। अच्छा, इस फिल्म के अंदर बेसिकली ये होता है कि एक अमरीकी फ़ौज के अंदर जो सिपाही होता है उसको अपने सिपाही टॉर्चर करके बीच में मार देते हैं। बहुत कमज़ोर सिपाही होता है। तो सवाल ये होता है कि ये जो जनरल बैठा हुआ है, इसके कहने के ऊपर वो उसको सज़ा दी गई है, और उस सज़ा के अंदर देते देते वो मर गया है कि ये करके, और वो सारे के सारे बंदे ये आगे से बीच में छुपा रहे हैं कि इससे तूने जरा नहीं करनी, इसने तेरी नौकरी से तुझे फारिग करा देना है।
और ये सीन बेसिकली ये है कि उसको गुस्सा दिलवा के उससे सच किस तरीके से निकलवाता है, ये चेक करके देखें। आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर। उसको कहते हैं कोई और सवाल है तेरा? Do you have any other questions for me, counselor? Lieutenant Kathy. Lieutenant, do you have anything further for this witness? Thanks, Danny. I love Washington. Excuse me. I need to dismiss you. I beg your pardon? I'm not through with my examination. Sit down. Colonel, What's that? I'd appreciate if you address me as Colonel or Sir. I believe I've earned it. Defense counsel will address the witness as Colonel or Sir. उसको गुस्सा दिलवाने के लिए जानबूझ के उसको नहीं कहा, कर्नल The नहीं witness कहा। will address this court as Judge or Your Honor. I'm quite certain I've earned it. Take your seat, Colonel. What do you want to discuss now? My favorite color? बदतमीजी कर रहा है। Colonel, the 6 a.m. flight was the first one off the base? Yes. There wasn't a flight that left 7 hours earlier and landed at Andrews Air Force Base at 2 a.m. Lieutenant, I think we've covered this, haven't we? Your Honor, these are the Tower Chief's logs for both Guantanamo Bay and Andrews Air Force Base. Guantanamo log was no flight that left at 11 p.m. The Andrews log was no flight that landed at 2 a.m. A bunch of MS defense exhibits out in below. I don't understand. You're admitting evidence of a flight that never existed. Well, we believe it is. Defense will be calling Airman Cecil O'Malley and Airman Anthony Rodriguez. They're working the ground crew at Andrews at 2 a.m. on the 7th. Your Honor, these men weren't on the list. Rebuttal witnesses, Your Honor, called specifically to refute testimony offered under direct examination. I'll allow the witnesses. This is ridiculous. Colonel, a moment ago, Check the tower logs, for Christ's sake. we'll get to the airman in just a minute, sir. A moment ago, you said that you ordered Lieutenant Kendrick to tell his men that Santiago wasn't to be touched. That's right. And Lieutenant Kendrick was clear on what you wanted? Crystal. Any chance Lieutenant Kendrick ignored the order? Ignored the order? Any chance he forgot about No. it? Any chance Lieutenant Kendrick left your office and said, the old man is wrong? लीडिंग क्वेश्चन सारे पूछ रहे No. हैं। नो नो नो। When Lieutenant Kendrick spoke to the platoon and ordered them not to touch Santiago, any chance they ignored him? You ever served in an infantry unit, son? No, sir. Ever served in a forward area? No, sir. Ever put your life in another man's hands? Asked him to put his life in yours? No, sir. We follow orders, son. We follow orders or people die. It's that simple. Are we clear? Yes, sir. Are we clear? लो भाई इश्तिहार अच्छा अच्छा हिस्सा आने लगा तो इश्तिहार आ गया। 7 अप पीजिएगा आप सारे। Crystal. Colonel, I just one more question before I call Airman O'Malley and Airman Rodriguez. If you gave an order that Santiago wasn't to be touched, and your orders are always followed, then why would Santiago be in danger? Why would it be necessary to transfer him off the base? Santiago was a substandard Marine. He was being transferred. Not what you said. You said he was being transferred because he was in grave danger. That's correct. You said he was in danger. I said grave danger. You said is I there any... recall what I I can have said. the court reporter read back to you. I know what I said. I don't have to have it read back to me like I'm Why an did idiot. you orders? Colonel? Sometimes men take matters into their own No, hands. sir. You made it clear just a moment ago that your men never take matters in their own hands. Your men follow orders so people die. So Santiago shouldn't have been in any danger at all, should he, Colonel? You snobby little
Bastard. Your Honor, I'd like to ask for a recess. I'd like an answer to the question, Judge. The court will wait for an answer. If Lieutenant Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred? Colonel, Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do. Yeah, when you look back, you cut these guys loose, Your Honor. You have more than inside the morning transfer. Your Honor, you doctored the logbook. Of course you doctored. Colonel Jessup, did you order the code red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. That Santiago's death, while tragic, probably saved lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand at post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Did you order the code red? I did the job. Did you order a code red? You're goddamn right I did! सी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, उसने उसको बोलने दिया जब उसको वो अपनी फूक में बढ़ता जा रहा था, उसको इरिटेट करके मेरे भाई कह रहा था कि ये एथिकल है कि नहीं वगैरह। बात ये है कि हर बंदे का ईगो, हर बंदे का अंदाज़, अगर वो कमज़ोर है तो उसके साथ आप एक अंदाज़ के अंदर दूसरे तरीके से जरा करेंगे। अगर वो आकड़ वाला है, आपसे समझता है कि आपसे बेहतर है, तो फिर अपने हाथ से ही उसको अपने आप को फांसी दे लेने दो। और इसके साथ भी एग्जैक्टली यही होगा एंड में। उसके खैर अमूमन रियल लाइफ में इस हद तक तो नहीं होता, फिल्म है, मगर इसके अंदर आपके सामने यही है। उसने खुद कह दिया कि हाँ मैंने मारने के लिए कहा था और कर लिया। I suggest the members be dismissed so that we can move to an immediate Article 39A session. The witness has rights. Captain Ross. Jack? The members of the court will retire to an anteroom until further instructed. All right. What the hell is this? Colonel, what's going on? I did my job, I do it again. I'm gonna get on the plane and go on back to my base. You're not going anywhere, Colonel. MPs guard the Colonel. Yes, sir. Captain Ross. What the hell is Colonel this? Jessup, you have the right to remain silent. Any statement? I'm being charged with a crime. Trial by court-martial. Is that what this is? Or administrative. I'm being charged with a I'd crime? like to consult with the lawyer prior to any further This is questions. funny. This lawyer may be a That's what this is. at your This own is- expense. I'm gonna rip the eyes out of your head! Twisted your damn skull! You fucked with the wrong Marine! Colonel Jessup, do you understand these rights as I've just read them to you? Fucking people. यार बहुत ज़्यादा गंदी ज़ुबान इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। बट यार देखो, बात उसके अंदर ये है कि वो बंदा अभी भी समझता है कि वो सही है। इंसानों के मामले में अमूमन वो ये नहीं हो, कई आपको खुल के झूठ बोल रहे होते हैं सारे के सारे, बट बेशुमार लोग आपको ऐसे भी बीच में मिलते हैं जो कि वो एक्चुअली समझ रहे होते हैं। ये आखिरी सेकंड तक कहता है कि मैं ख़राब हूँ, मैंने तो बिल्कुल सही काम किया है। और इसके अंदर हो भी रहा होता है कि दो भाई बहनों की आपस में, भाइयों के बीच में हिस्से के ऊपर बात हो रही है, पार्टीशन हो रही है, तो दोनों कहते हैं कि अम्मी ने मुझे दिया था, अम्मी ने एक टाइम के ऊपर इसको कह दिया था, अम्मी ने एक टाइम पे इसको कह दिया था, और उनका ख्याल है कि उनका हक है।
बट आपने अपने क्लाइंट की बेसिस के ऊपर, यू आर द लॉयर, यू आर सपोज टू आर्ग्यू ऑन हिज बिहाफ एंड यू सपोज टू गेट दिस फॉर हिम. सो वंस अगेन व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी, इस चीज़ के अंदर एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ. प्रॉबली इससे भी बेहतर अगर एक फ़िल्म है तो उस फिल्म का नाम है माय कज़न विनी. किसी ने देखी है? चलो उसका आपको एक जरा दिखा देते हैं. आप भी कहेंगे कि फिल्में, इससे पहले कि मैं आपसे इसके अलावा कि मैं आपको जरा कराता, बेहतर है कि ये डिस्कस ही कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा. कज़न विनी क्रॉस समझाने की अब दो हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें. ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक है कि एक वो बंदा आके ये एविडेंस दे रहा है. मैंने आपके सामने ये जो इस बंदे का मजाक उड़ाया ना कि जी इस चीज़ के बारे में बताओगे, तो वो NOC भी नहीं लिया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, वो वाला नुक्ता मैंने इस फिल्म से उठाया था. ये ज़रा चेक कीजिएगा. ये कह रहा है कि ये बंदा आके एविडेंस देता है कि उसने देखा है कि जी इस बंदे के क्लाइंट ने गोली मारी है और भाग गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर वहाँ पे कत्ल करके. इसके बाद Dirt? ये इसको कह रहा है कि खिड़कियों पे डर्ट है. What is this rusty, dusty, dirty-looking thing over your window? It's a screen. A screen. It's a screen. But what are these really big things right in the middle of your view from the window of your... नेट ही बैठ गया यार. ये खैर उसको बेसिकली यही कह रहा है कि यार देखो, kitchen to the sack of suds. What do we call these big things? Trees? Trees, that's right. Don't be afraid to shout them right out when you know. Now, what are these thousands of little things that are on trees? Leaves? Leaves! And these bushy things between the trees. Bushes? Bushes, right. So, Mr. Craig, you could positively identify the defendants for a moment of 2 seconds, looking through this dirty window, this crud-covered screen, these trees with all these leaves on them, जरा कर नहीं and सकता. I don't know how many bushes. Looks like 5. Don't forget this one and this one. 7 bushes. 7 bushes. So, what do you think? Is it possible you just saw 2 guys in a green convertible and not necessarily these 2 particular guys? Well, I suppose. I'm finished with this guy. So, समझाने की आप तमाम दोस्तों को ये कोशिश कर रहा हूँ, जो थ्योरी आपको अभी बताई थी कि चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ो एंड मेक हिम लुक मोर एंड मोर स्टूपिड. ये क्या खिड़की थी? खिड़की गंदी थी. गंदी खिड़की से आगे ये क्या चीज़ बनी हुई है? तस्वीरें अगर लेके आओगे और उस क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंस में डाली होंगी. ये दरख्त हैं. कितने दरख्त हैं? वो दरख्त की टहनियों के ऊपर ये क्या चीज़ें लगी हुई हैं? पत्ते लगे हुए हैं. कितने ज़्यादा हैं? 1000 तो होंगे ना. और दरख्त से आगे बीच में पकड़ के गाड़ी कितनी दूर थी? तो वहाँ पे आपने गोली मारते हुए बंदे को देख लिया. कितने फरलांग थे. एक और, बल्कि ये फिल्म आप और गौर से देखेंगे तो एक और भी बीबी होती है जो वो कहती है कि जी मेरी बड़ी तेज़ नज़र हैगी है, तो मैं बह के और देख लिया वो शहर के दूसरे कोने के ऊपर वो सारे का सारा है और ये वो वगैरह, और मैंने ये ऐनक लगाई हुई है. और वो कहता है ऐनक भी लगाई हुई है तो देख भी रही है सारी की सारी. तो बाद में पता चलता है कि पास की ऐनक है. तो वो सारे का सारा करने का और ये जो चीज़ें वगैरह, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज़ दिस थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग टाइम एंड कंप्रेसिंग टाइम. जहाँ पे कमज़ोरी है वो 1.5 क्वेश्चन के अंदर ही पकड़ के आगे. जहाँ पे स्ट्रेंथ है जरा के अंदर इंजर पिंजर अलहदा. जो नुक्ता है उसको आगे नहीं निकलने देना. यही तो मौका है जिसके अंदर आपके क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं और आपने मुकदमा तैयार करके इंतज़ार कर रहे थे कि हुन मैं तबीयत साफ़ करांगा, हुन मैं झूठा साबित करूँगा. और वही एग्जैक्टली इस केस के अंदर हुआ. तो ये देखिए, ये वाली ख़ास तौर पे फिल्म देखिएगा बिकॉज इसमें 3-4 टेक्निक्स बहुत ज़बरदस्त दिखाई हैं.
एंड में वो जो बीबी जिसने रिकग्नाइज किया तो खुद ही कहती है कि यार मैंने लगता है कि मैंने एक आंखों के डॉक्टर के पास जाके नज़र अपनी चेक करवानी चाहिए। एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सिर्फ फिल्मों में नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि ये जो बोलने की अंदाज़ है इसके साथ जो मैंने किया है वो मैंने लिटरली इस फिल्म से मैंने उठाया हुआ है। ये रशीदुर रहमान के ऊपर जो मैंने जिरा की थी और उसके ऊपर आप सारों को दिखाया हुआ है। अच्छा फिल्म है या माई कज़न विनी के नाम से। अच्छा, माई कज़न। उसके अंदर मैंने उसको ये कहा कि जी तुसी NOC भी नहीं लेता, तुसी स्टे भी नहीं रजिस्टर कराया, तुसी स्टे नहीं भी लिया भी नहीं, आपने मुआहदा भी नहीं जमा कराया, आप चैम्पियन हैं उसके, आप 200 आपने प्रॉपर्टियां बेची हुई हैं DHA में, आपने आप कहते हैं सब कुछ वहाँ पे पता भी नहीं गिरता मेरी मर्जी के बगैर, आपने क्या ये भी दुरुस्त है कि आपने अखबार इश्तिहार भी नहीं दिया, आप कहते हैं आपने 1,80,00,000 रुपए दिए और आपने कब्जा नहीं लिया 2 साल तक क्योंकि आपके पास 20 लाख रुपए नहीं थे। आप तो लाखों की प्रॉपर्टियां बेचते हैं, पिछले उसके बाद कितने की प्रॉपर्टियां बेची हैं, कितना प्रॉफिट आया, वो करके द वे यू डू इट। उसके बाद वो एंड में कहता है कि फिर मैं उसको कहता हूँ कि क्या हो सकता है कि फिर मैं पुट द क्वेश्चन टू हिम कि जी आप फिर झूठ बोल रहे हैं कि ये सारे का सारा कि आपने ये किया भी नहीं, और अगर आपने किया होता तो आपको करना था, आपने अखबार वहाँ पर बोर्ड भी लगाते कि मैंने ख़रीद ली है, अखबार में भी इश्तिहार देते, DHA में जाके आप जमा भी करवाते, आप उसको कहते हैं आपको वैसे भी सारी चीज़ें पता थी, वहाँ पे घर बन रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था, वहाँ पे वो हो रहा था। इस जिरा के अंदर आप ये वाले ना देखो, अभी जो आपको मैं जिरा बता रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर तुमने एरियाज़ बना लेने। अब आप सारों के साथ ये एक्सरसाइज करूँगा, ये करने के लिए कितना टाइम हो गया, कितना रहता है जी भी 25 मिनट। चलो जल्दी से ना एक दफ़ा आपको मैं दिखा देता हूँ, कागज़ पेंसिल निकाल लो अपने सारे, यार ये आके ज़रा खोल दो वो फोल्डर की तरह, दावा पकड़ लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेते हैं और जल्दी जल्दी से सवाल लिखने शुरू कर लेते हैं कि आपने सवाल क्या करने थे और कहाँ से वो क्या चीज़ पढ़ने के बाद मुझे सवालों का कैसे पता चला कि कौन सा सवाल करना है। एक सेकेंड यार, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक वाला ये वाला केस खोल दीजिए। कभी ज़िंदगी में दावा देखा है किसी दोस्तों ने? कोई ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने नहीं देखा? अब देख लो यार बीच में, अगर वहाँ पे अपने उसके अंदर ट्रेनिंग में भी अगर नहीं देखा। ये केस है जो कि ये मैंने वैसे आपसे शेयर नहीं किया हुआ, ये वो केस है जो कि दूसरी पार्टी ने जमा करवाया है, जो कहता है कि मैंने ख़रीदी हुई है, वो उसने जमा करवाया है ओरिजिनल ओनर के ख़िलाफ़ जो रशीदुर रहमान है, और शहजाद अशरफ और आसमा शहजाद जो मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने उनके कहने के मुताबिक बाद में ख़रीदी है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ख़रीद ली थी, उसके बाद इन्होंने उनको तंग करने के लिए ये दावा जमा करवाया, पुरानी तारीख के अंदर एक मुआहदा बनाया, ठीक है। इसके अंदर और DHA को उन्होंने पार्टी बनाया हुआ। दिस इज़ कॉल्ड अ सूट फॉर पोजेशन थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो अपने मुआहदे की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफ़र लेटर, मेरे हक में जो ट्रांसफ़र लेटर है उसको कैंसिल करवाना चाह रहा है। इसमें एक चीज़ आप क्या चेक करेंगे कि ये दावा कब जमा करवाया गया। 2012 में हो रहा है। मेरा लेटर कौन सी तारीख का? हाँ, मेरा 16/6/2011 को मेरा, मैंने कहा ना क्रोनोलॉजी बनाओगे, कितने अरसे के बाद आ रहा है वो कैंसिल कराने के लिए? हाँ नहीं यार, क्या बोंगे हमारे 17 महीने के बाद आ रहा है, पता नहीं लगा। 17 महीने मुझे ट्रांसफ़र हो गया और उस 17 महीने में मैंने घर भी बना लिया। उसका मुआहदा कितना पुराना है, उसकी मुआहदे की क्या तारीख है, डेटे वगैरह ने, ये भी देखो, ये आपको जिरा के नुक्ते आई जा रहे हैं। ये दावा कब जमा करवाया है? दावा जमा करवाया है ये प्रॉबली 21/11/2012 को, 21/11 को ही है मेरे ख्याल में, हाँ कंफर्म कर ली 2012 को। तो उसका मुआहदा कब का है यार? अग्रीमेंट टू सेल जो वो कहता है 2009 का है, 2012 में जमा करा रहा है, लिमिटेशन के शायद अंदर ही है अगर उसकी वो मुआहदे की तारीख है। 3 साल क्यों चुप रहे भाई? कितने पैसे डाउन पेमेंट दी थी? 1,70 वो कहता मैंने बीच में दिए थे,
तो 3 साल तक तुम्हारे पास बाकी बीच में 30 लाख रुपए नहीं आए। समझो कि इसको डेटें वगैरह लिखना, ये करका कहानी आहिस्ता पढ़ने को तो पढ़ भी सकते हो, बट टेक अ लुक एट इट। मैंने जैसे ही तारीख पढ़ी मैंने कहा अच्छा मेरा लेटर कितने अरसे के बाद चैलेंज करने आ रहा है? 17 महीने। अपना मुआहदा इन्फोर्स करने के लिए कितनी देर के बाद आ रहा है? ये बन रही है थ्योरी ऑफ द केस। आपका क्या बीच में केस बन रहा है कि इसने बाद में जमा करवाया है? क्यों? ताकि मेरा घर बन गया था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसके बाद जमा करवाया। जब आप ये पूरी क्रोनोलॉजी बनाएंगे ना तो समझ आएगी कि ये इधर क्यों जमा करा रहे हैं, पहले क्यों नहीं कराया। झूठापन उस चीज से होगा कि आपने 1,70,00,000 रुपए आप कहते हैं दिए हैं, कब्जा भी नहीं लिया। मैंने 2 साल के बाद जाके आप कहते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर करवा ली, खरीद ली। अब आप आगे कह रहे हैं कि जी वो मुझे पता भी नहीं लगा, और 11 महीने में मैंने वहाँ पे घर भी बना लिया, डबल स्टोरी में रहना भी शुरू हो गया, तो आपको पता ही नहीं लगा। आपको सब कुछ पता था, आपका तो मुआहदा ही नहीं था। आप बाद में बीच में बना के पुरानी तारीख के अंदर बना के ले आए। अब वहाँ पे 1-2 चीज़ें आड़े आएंगी, उसका मुआहदा की तारीख और स्टैम्प पेपर की तारीख पुरानी है। देन आई हैव टू पुट अ क्वेश्चन टू हिम कि जी पुरानी तारीखों में स्टैम्प पेपर मिल जाते हैं? आप तो प्रॉपर्टी के चैंपियन हैं, आप तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। मैंने इसलिए भी उससे मनवाया था कि वो प्रॉपर्टी डीलर है। अब यहाँ पे आ जाइए, उसने ये देखें मैंने सारे इसके ऊपर अपने पेन से जो अंडरलाइनिंग की हुई है और मार्क वगैरह किया हुआ है, ये सारे का सारा वो कहता है कि मैंने एक सूट किया और उसके अंदर ओनर इन पोजेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट है, ब्लॉक 33U फेज 2 मेजरिंग, ये तो उसका पता भी देख लेना चाहिए। वो कहाँ पे उसका दफ्तर वगैरह कहाँ पे है, किधर रहता है? खैर यहाँ पे तो उसने गुलशन रावी लिखा है, लेकिन जिरा में मुझे पता चल गया था कि उसका दफ्तर वहाँ पे इसके पास ही है। उसको इस्तेमाल करके मैंने अडॉप्ट वगैरह कर लिया। फेज 2 के अंदर था लाहौर, कॉल्ड इन प्लॉट इन डिस्प्यूट, एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, सेल कहता है 10/8/2009 को फॉर सेल ऑफ द अबव प्लॉट अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़। ज़रूरी है, मैंने अंडरलाइन कर लिया। एंड द डिफेंडेंट रिसीव्ड 1.7 करोड़, 70 लाख इन कैश। कैश को साबित करना मुश्किल होता है, कैसे साबित करोगे? एंड कहता है 1 करोड़ थ्रू 2 चेक्स डेटेड 3/8/2009 और 10/8/2009 मारे गए। अगर तो उसने उस तारीख के अंदर चेक इतनी पेमेंट की हुई है तो फिर कैसे मैं बीच में ये साबित करूंगा? क्योंकि 2 चेक्स वो कह रहा है कि चेक्स के जरिए कैश तो आप साबित ना कर सकें, चेक अगर पेमेंट की है तो फिर आपका या तो मौक़िफ़ होगा जो आमतौर पे आप लेंगे कि जी इस चीज़ के लिए नहीं आपने पैसे दिए थे और उसके गिर्द आपने मुआहदा बना लिया, राइट? उसके लिए फिर आप शायद वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी को आप टैली करने की कोशिश करें कि जी वो चेक इतनी मालियत के हैं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, ये वगैरह। बट इस केस के अंदर मुझे क्या अच्छी चीज़ मिली थी, कोई बता सकता है? इस केस के अंदर अगर आप जाके नीचे जाके देखें, यार इसके ऊपर एनेक्सेस किए थे तुमने, स्कैन करके लगाए थे, चेक्स की कॉपी लगी हुई है। हाँ, एक सेकेंड गौर से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर सेल ऑफ अगेंस्ट टोटल कंसिडरेशन एंड डिफेंडेंट नंबर 1 received 1.7 करोड़ in cash and 1 करोड़ through checks, ये as earnest money at the time of execution। उन्होंने ये कह दिया कि जी हमने ये बीच में ऑलरेडी दे दिए हुए इनको। एक सेकेंड, इसको नीचे कैसे करते हैं छोटा, एक सेकेंड। एविडेंस इसमें है यार, चेक्स किधर हैं? ये हमारी पेमेंट है यार, आई एम आस्किंग फॉर। अगर आप चेक्स देखें जो उन्होंने जमा कर, ये चलो एक सेकंड के लिए मैं अपना एविडेंस भी आपको गिनवा देता हूँ। हमने जो जवाब जमा करवाया था, अब मैंने अपने क्लाइंट का भी केस बनाना है कि प्रॉपर्टी उसने सही तरीके से ख़रीदी और वो वहाँ पे रह रहा है, तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवा सकता हूँ। आपके पास क्लाइंट आता है तो उसकी ओनरशिप और उसकी मलकियत और पोजेशन कैसे साबित करेंगे आप? एक तो आपने लेटर ले लिया यार जो उसके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र है, और दूसरी पार्टी का जो ओरिजिनल लेटर था जो उसने बेचते हुए मुझे दिया, वो कागज़ मैंने पकड़ लिए, वो उसको दिखा दिए, ये दिखा दिए। उसके साथ जो मैंने फिर बीच में बैठ के कैंटोनमेंट बोर्ड के जो पैसे वगैरह दिए थे वो जमा करवा दिए, टैक्स जो जमा करवाया, फिर उसके नाम से जो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र है वो कर दिया, जो मैंने पेमेंट की उसका चेक साथ लगा दिया।
जो घर बनाया उसका नक्शा लगा दिया, DHA से अप्रूव्ड लगा दिया, ये सारे के सारे हैं। इसके अंदर 2 फ्लोर्स आपके नज़र आ रहे हैं, ये सारे साथ लगा दिए। DHA ने जो अप्रूव किया है मेजरमेंट वो साथ लगा दी, प्लॉट का अप्रूवल लगा दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा दिया, चलान लगा दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट इसके साथ मुआहदे के साथ लगते हैं, या अगर लिस्ट ऑफ रिलायंस होती है उसमें लिख के लगाया। ये पूरी की पूरी गोलियां हैं जो मैंने उसके ऊपर बौछाड़ कर दी, उसको बताते हुए कि ये मेरे पास हैं और ये मेरे विटनेसेस हैं जो कि आएंगे एविडेंस देने के लिए। रिकॉर्ड कीपर, डिफेंडेंट नंबर 2 इन पर्सन, ये लिस्ट ऑफ विटनेस है, हाँ, इनकी तरफ से खुद आएंगे। और राशिद बशीर चौहान, जो चौहान एस्टेट वाले जिसने बिकवाया था, यूसुफ चौहान जिन्होंने डील बीच में करवाई थी, रिकॉर्ड कीपर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर DHA का, ये सारे के सारे मैंने उनको बुलवाया जिसने डील बीच में करवाई थी। वो मैंने अपनी प्लीडिंग्स में, वो भी आके ओरल भी देंगे, घर की तस्वीरें भी साथ लगा दी। जब वो कह रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कहा आप प्लॉट पे गए थे, आपने जाके देखा, तो क्या ये वही घर है? हाँ घर है। तो फिर ये 2 फ्लोर्स हैं ना। जब वो कह रहा था मुझे पता नहीं है, तो इसके ऊपर बड़ा टाइम लगा होगा। ये बिजली के बिल हैं, ये सारे के सारे एग्जिबिट्स क्यों करवाए हैं? इससे साबित होता है कि मैं अपने घर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिर्फ डॉक्यूमेंट लगा देने से ये नहीं साबित होता कि आपने घर बनाया, घर के नक्शे से भी नहीं होता। घर की तस्वीर लगाने से साबित होता है, और उसके ऊपर फिर बिजली होने का, आपका रहना वहाँ पे बिजली होने से साबित होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह करके, ताकि जज के सामने आपने अपने आप को क्या दिखाना है। कानून में क्या वर्ड्स है? बोनाफाइडे परचेजर विदाउट नोटिस फॉर वैल्यू। बोनाफाइडे के लिए आपको कीमत दिखानी पड़ेगी, विदाउट नोटिस के लिए आपको सर्कमस्टांसेस से दिखाना पड़ेगा कि मुझे तो नहीं पता था कि मैंने अपना फिर भी घर वहाँ पे बना दिया सारा। इतने पैसों के अंदर ये सारी की सारी एक्सरसाइज की है। उनका जो डॉक्यूमेंट है ना, एक सेकेंड शहजाद में, उनका जो चेक है ना, वो रॉकसैंड वाला, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जो उन्होंने चेक साथ लगाए हैं वो उसके नाम के ऊपर है ही नहीं, वो डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम पे नहीं है, वो हैं रॉकसैंड इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी है, उसके नाम से हुआ हुआ है। अब इधर आ जाइए, 2 सेकंड के लिए इसको भी एग्जामिन कर लें। अग्रीमेंट टू सेल, ये वो मुआहदा था जिस पे आप जरा करेंगे। ये मुआहदा आपको क्या क्या चीज़ें बता सकता है ये देखने के बाद। एक तो इसको पीछे देखो, ये स्टैम्प फरोश ने बीच में ख़रीदा हुआ है, ये कहते हैं वहाँ से किया हुआ है, रजिस्टर ये नहीं हुआ। इसके पीछे देखो तो इसके ऊपर कोई 31/7/2009 उन्होंने इस स्टैम्प फरोश को नहीं प्रोड्यूस किया, ना उसका रजिस्टर प्रोड्यूस किया। दे हैव मेड अ बिग मिस्टेक, क्योंकि जिसके ज़रिए ये क्या इस तारीख पे इशू हुआ है कि नहीं वगैरह, उन्होंने साबित करने के लिए नहीं लाए। दूसरा, उन्होंने 2 करोड़ का ये लिख दिया हुआ है, अंगूठे लगा दिए हैं हम। अब एक पार्टी, दोनों पार्टियां मिली हुई लग रही हैं, तो आई हैव टू से कि दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, बिकॉज वो रशीदुर रहमान जो दूसरा पार्टी है, जो सेलर है, वो मान रहा है, राइट, कि जी उसने ये इस तरीके से किया हुआ है, हमें बस उसने नहीं बताया हुआ था। तो इस मुआहदे के अंदर अगर आप देखो, पेमेंट है, जो चेक्स उन्होंने बीच में डाले हुए हैं, अब किसके पेन से है, किसकी हैंड राइटिंग है, किसने साइन किया है, कौन उस वो पेश हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ये साइक्लो स्टाइल है, 2 लाख रुपए 2 करोड़ में बिक रहा है। ये 2 चेक्स हैं, चेक्स के नंबर बाद में डाले हैं। वो जो चेक्स हैं वो तो यहाँ पे रॉकसैंड का जिक्र ही नहीं है, वो चेक्स किसी और के नाम पे। ये मुशक्कत मैंने की है तो मुझे जरा का मवाद मिला है। ये कागजात पढ़े, पैराग्राफ 2 में उसने लिखा हुआ है कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, जबकि अगर चेक्स की कॉपी यहाँ पे साथ लगी हुई है तो उसने यहाँ पे नहीं लगी हुई, उसको उसने चेक्स रॉकसैंड इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी के नाम के ऊपर दिए हुए हैं। और उसने ये नहीं कहा कि रशीदुर रहमान डिफेंडेंट नंबर 1 के कहने के ऊपर मैंने रॉकसैंड के नाम पे पैसे दिए हैं, उसको तो नहीं पैसे दिए तो प्रूफ पेमेंट नहीं साबित होती। आई हैव नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड हिम कि जी भाई वो रॉकसैंड उसकी है, वो पूछेंगे तो आप उसका काम कर देंगे पूरा, वो जो चीज़ उसने प्लीड नहीं की, वाई आर यू आस्किंग दैट। अब दूसरे, और इसमें क्या क्वेश्चन, अगर आप तय में जाओ ना, हर जो क्लॉज है उसके ऊपर आप मुख्तलिफ आपको नुक्ते मिल सकते हैं। ये साइनिंग पेजेस, ये उसने एग्जिबिट में आके, ये देखो एग्जिबिट P 1/2 लिखा हुआ है। आसिफ मुमताज़ एक विटनेस है, उसने आके कहा कि ये मैंने साइन किया है। दूसरे विटनेस ने आके, मैडम जैसे कह रही थी कि जी एग्जिबिट कैसे करवाते हैं, वो उसने ओरिजिनली मेन डिफेंडेंट ने एग्जिबिट ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा करवाया। उसके ऊपर जब दूसरे बंदे आए हैं उन्होंने आके अपना, ना सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट पुट किया गया,
उन्होंने आके ये कहा कि ये दस्तखत मेरे हैं और जज ने यहाँ पे एग्जिबिट P1/2 लिख दिया कि उसने अपने दस्तखत ऑन किए हैं, यहाँ पे उसने और लिख दिया, और ये दूसरी पार्टीज़ के उन्होंने आपस में सिग्नेचर्स वगैरह और अंगूठे जो लगाए हुए हैं उनका जिक्र है। इसमें एक नुक्ता और मिलता है कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन के अंदर नहीं गए। आप आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं गए? क्योंकि वो हाउसिंग सोसाइटी वालों ने डिसाइड करना था और उन सारों को ये पता था कि ये प्रॉपर्टी आपने नहीं खरीदी हुई थी और मेरे पास खरीदी हुई थी, इसलिए आपने अवॉइड किया। इसमें आप अगर तय में जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी कि जी मुख्तलिफ पेमेंट्स करेंगे ख़रीदने से पहले। आपने वो जो अमाउंट है वो, फिर मैं आपको कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वो कहता है 1,70,00,000 मैंने दे दिए, मेरे पास सिर्फ 30 करोड़ नहीं दिए, और कब्ज़ा मैं तब लूँगा। ऐसे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जरा कि कब्ज़ा क्यों नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आपको मिलेगी जिसमें ये कहा है कि करोड़ों रुपए दे के अगर आपने कब्ज़ा नहीं लिया तो वो मुआहदा डाउटफुल है। अग्रीमेंट टू सेल में मसला ये पड़ता है कि अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं होते, आप पुरानी तारीखों में भी बना सकते हैं, और इसी के अंदर यही वाला बीच में इशू आ रहा है और इसके अंदर उन्होंने इसी तरीके से शायद पुरानी तारीख के अंदर बनाया हुआ। तो ये आप एग्जामिन करेंगे, इस तरीके से आप आगे सारे के सारा चलेंगे। चौधरी सिद्दीक एविडेंस ऑफ, एक तो ये आपने एविडेंस सारा देख लिया, फिर आप जाके देखेंगे एक मिनट शहजाद वाले में क्या है। एक तो आप अपनी रिटन स्टेटमेंट देखेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या है, किन किन नुक्तों को टच करना है, फिर जाके जो उनका बयान आया है ये पढ़ लेते हैं। अब किधर गए यार अंग्रेज़ी वाले जो सारे के सारे, अगर ये उर्दू नहीं पढ़ सकते तो आप वकालत नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आप जितने मर्जी बैरिस्टर हों, जहाँ मर्जी चैम्बर से बीच में उठ के आए हों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी आर्ग्यू कर रहे होंगे, अगर ये एविडेंस के अंदर आप नुक्ते नहीं पढ़ सकते, आपको उर्दू नहीं आती, तो कोई वकालत ना करें, आप ये मुकदमा नहीं कर सकते, किसी का तबाह करेंगे, क्योंकि एविडेंस में ही सारी की सारी चीज़ें आनी है और इसी से पता चलेगा कि कौन सा सवाल करना है। जरा भी उर्दू में अग्रीमेंट यहाँ पे अंग्रेज़ी में, मगर फ़र्द वगैरह तमाम अगर लाहौर से बाहर होता तो शायद उर्दू में होता। अब ये पढ़ लेते हैं आपके सामने। बयान अज़ां चौधरी मोहम्मद सदीक वल चौधरी जलालुद्दीन सकना, मकान नंबर सच एंड सच सकना, ये बयान किया कि मैं मियाँ रशीदुर्रहमान मुद्दा अलैम नंबर 1 से प्लॉट मुतदाविया, ये सारे वर्ड्स आने चाहिए। मैं आप सारों से ज़्यादा बरगर था और मुझे नहीं पढ़नी आती थी मुतदुविया क्या होता है और ये क्या होता है वगैरह, ये सारे के सारी मैंने सीखी है। अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते? बट ये पढ़ो, अभी ये जाके घर जाके पढ़ने की कोशिश करना और पढ़ने की करना। जिसका मुद्दा अलय नंबर 1 यानी डिफेंडेंट नंबर 1 से इकरारनामा मुआहदा बै एग्जिबिट P1 तहरीर करके, ये जब हो रहा था ना मुआहदा बै वगैरह, तो उसने यूं करके, मैडम ने कहा था कि मैंने आपको बताना है कि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया और जज ने लाइन लिखी कि मैं बिल एवज करोड़ इतना एग्जिबिट P1 में ये बीच में के अगेंस्ट तहरीर कर दिया, जिससे उसके दस्तखत और अंगूठा जात मौजूद है। मुद्दा अलय के दस्तखत यानी मेरे अपने दस्तखत मुद्दा अलय के दस्तखत और निशान अंगूठा एग्जिबिट P1 यानी उसके 1/1 मौजूद है और P1/2 मौजूद हैं जिसकी मैं शनाख्त करता हूँ। साथ उसने कहा कि इकरारनामा मुआहदा बै पे 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। दस्तखत उस वक्त आसिफ महमूद और शफकत इकबाल गवाहान मौजूद थे। मैंने उसको 70 लाख रुपए नकद कैश अदा किए, बाकी 2 अदद चेक मालियती 50-50 लाख रुपए दिए, जो कि स्टैंडर्ड बैंक वगैरह की ब्रांच की स्टेटमेंट और लफ है, पेश करता हूँ। फिर इसने रॉकसैंड का नहीं कहा। द चेक इज नॉट इन फेवर ऑफ उसका एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम स्पेसिफिकली इसके बारे में। वो बाद में ये अपनी गलती रियलाइज करके वो अपने मुख्तलिफ मेरी जरा के अंदर आज खुद कहने की वो कोशिश करेगा, बट इस चीज़ के ऊपर मैं उसको ये मुकदमा इंशाल्लाह जीतूंगा कि तो तुम्हारी तो पेमेंट ही नहीं करोड़ रुपए की पेमेंट साबित होती। और फोटोकॉपी देखो, इंपॉर्टेंट चीज़, उसने ओरिजिनल रकम कैश करवा ली जिसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फोटोकॉपी मार्क C है। अगर फोटोकॉपी होगी तो वो एग्जिबिट नहीं होगी और कोर्ट नहीं देखेगा, मार्क करेगा। आप अगले मुकदमा ख़त्म होने से पहले उसकी ओरिजिनल या उसकी सर्टिफाइड कॉपी ला के जमा करवा के इसको शायद एग्जिबिट करवा सके। अदरवाइज एनीथिंग विच इज़ अ मार्क द कोर्ट विल नॉट लुक एट इट एज एन एविडेंस। आपकी बुकल के अंदर अगर कोई फोटोकॉपी रही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया, एग्जिबिट नहीं हुआ, तो कोर्ट नहीं देखेगा।
कोर्ट देखेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ एग्जिबिट हो जाए उसका ये मतलब नहीं हो गया वो चीज़ साबित हो गई। विटनेसेस नहीं प्रोड्यूस किए, अग्रीमेंट एग्जिबिट हो गया, मगर दोनों विटनेसेस नहीं प्रोड्यूस हुए, द अग्रीमेंट इज नॉट प्रूवन एंड इट इज स्टिल एक्चुअली रिजेक्टेड। ये चीज़ वगैरह देख लें। मुद्दा अलैह ने बकाया रकम 30 लाख वसूल करने के लिए मौरखा इतने तक प्लॉट मेरे नाम करने में करवाना था। मैंने मुतअद्दिद बार मुद्दा अलैह नंबर 1 से रकम का तकाजा करता रहा, रकम लेने का वैसे होना चाहिए, लेकर तकाजा करता रहा, वो रकम वसूल करके प्लॉट मेरे नाम ट्रांसफ़र करवा दे, मगर लैतो लाल से काम करता रहा और इस तरह उसने मुआहदे की तकमील ना की। और 31/3/2000 या उसने कोई डेट नहीं बताई। मुतअद्दिद बार का क्या मतलब है? वो 1 2 3 5 10 वो अगर है, अगर मैं फॉर एग्जांपल वो कहता है मैं मुतअद्दिद बार की, मैं कहूँगा फिर कितनी? 2। ये बड़ा मुश्किल काम है मुतअद्दिद बार। कहेगा मैं 15 दफ़ा की। तूने 15 दफ़ा की तो तेरे पास पैसे थे, तो पहली वाली दफ़ा कब की, दूसरी दफ़ा कब की, तीसरी दफ़ा की? एक ही दिन के अंदर 15 दफ़ा की? नहीं, मैं तो बीच में हर हफ्ते जाया करता था। तो पहले उसको कितनी दफ़ा तुझे लेतो लाल तेरे साथ करता तो तूने मुकदमा करना था? तूने तो बीच में जाके तकरीबन 3 साल के बाद किया है, 2.5-3 साल के बाद किया है। यू मेक हिम अपेयर, उसके साथ उसके जो वर्ड्स हैं जो वो जहाँ पे वो वेग रखता है, कुछ चीज़ों पे आपको जरा करनी चाहिए। मुतअद्दिद का क्या मतलब है? मुतअद्दिद का मतलब आप उसको मुतअद्दिद ही पढ़ सकते हैं, मगर अगर मुतअद्दिद का मतलब 3 है तो मुतअद्दिद मेरे नज़दीक तो नहीं है। और अगर 3 है तो उसके बारे में मैं फिर अलग क्वेश्चन करूँगा। अगर वो 15 कहता है कि मैं तुझे रोज़ किया करता था, तो रोज़ करने के बाद तुम्हें क्या तीसरी दफ़ा के बाद नहीं पता चला तुम प्रॉपर्टी डीलर, चौथी दफ़ा के नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें मुआहदा शायद वहाँ पे रजिस्टर करवा लेना चाहिए था। समझें कि उसके इस्तेमाल करदा वर्ड अल्फाज को भी इस्तेमाल करके मैं उसके अंदर से अब मुझे सवाल मिल ही जा रहे हैं, जो कि मुझे रिटन स्टेटमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट, अपने क्लाइंट की अग्रीमेंट, अपने क्लाइंट की स्टेटमेंट उससे मिलते जा रहे हैं। मैं बाद में वापसी का तकाजा करता रहा और उसने अब ये कहा, इस तरह उसने मुआहदे की तकमील ना की। मौरखा 31/3 के बाद भी मैं उससे वापसी का ऐसी क्या लिखा हुआ उसी से तकाजा करता रहा, लेकिन हीले बहानों से करता। बिल आखिर मुद्दा अलैह ने धोखा। अच्छा, मुआहदे के अंदर ये क्लॉज भी बड़ा ज़रूरी था कि अगर टाइम पे नहीं देगा तो पैसे जब्त, हाँ, और अगर वो उसके टाइटल में कोई मसला होगा तो दुगने वापस मिलेंगे। यानी मनी इज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट। उस पर भी आप जरा कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के फलां सेक्शन ये कहता है कि अगर पैसे इज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देन स्पेसिफिक रिलीफ इज नॉट गोइंग टू बी ग्रांटेड। हिज रेमेडी इज टू गो गेट हिज ट्वाइस हिज मनी बैक फ्रॉम द मैन। मुझे ये बताओ कि तुम्हें दुगने पैसे मिल रहे हैं, तुमने जाके उससे क्यों नहीं प्रॉपर रिकवर करने के लिए किया? वो तो तुम्हारा सगा बन गया, वो तो तुम्हारे फेवर में उसने जाके एक बयान कर दिया, तुम दोनों मिले हुए थे और मिले हुए हो। आगे आ जाओ कि लेता रहा। बिल आखिर मुद्दा अलैह ने धोखा दही और बदनीयती से मुद्दा अलैह नंबर 2 और 3 से बदनीयती की मिली भगत से प्लॉट मुतदाविया 15/6/2011 को ट्रांसफ़र करवा दिया। अब 15/6/2011 को आपको पता चल गया था, तो आपने जो आपका अब इतना दोस्त बना हुआ डिफेंडेंट 1 पे कोई पर्चा कराया? उसने 1,70,00,000 रुपए आपके लिए हुए हैं आपके कहने के मुताबिक, और उसने फ्रॉड और धोखाधड़ी के जरिए ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके साथ अभी भी दोस्ती है, अभी भी वो आपकी तरफ से मुकदमा करी जा रहा है, और ये सारे का सारा आपने उस पर पर्चा करवाया। कोई मेरी तरफ ज़मीन को कैसे, और तुम्हें पता कब लगा? फिर से उसने फलां तारीख को ट्रांसफ़र करवा दिया। ट्रांसफ़र बहक को 3 और मिली भगत से धोखाधड़ी से ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि काबिल मनसूखी है क्योंकि वो गैर कानूनी है। एग्जिबिट P1 क्योंकि वो गैर कानूनी है। इकरारनामा एग्जिबिट P1 का बखूबी अच्छा ये है, ये क्या है? मुद्दा अलैह नंबर पता नहीं को इकरारनामा, वो किसको इकरारनामा मुआहदा बे एग्जिबिट का बखूबी आलम। मेरे क्लाइंट का कह रहा है कि उसका मैंने मुद्दई को मैंने दावा इसलिए किया है कि इसको इकरारनामा प्लॉट मुतदाविया मुद्दा अलैह नंबर 2 और 3 के नाम से मंसूख करके मेरे पास किया जाए और कब्जा भी दिलवाया जाए। अब कहाँ पता है, कैसे पता है? ही हैज़ नॉट प्लीडेड एट ऑल।
हैज़ ही सेड कि ही टोल्ड मी कि कि या हैज़ ही इवन सेड कि मैं उससे प्लॉट का पता करने के लिए गया था? दावे में उसने लिखा हुआ है। इसके अंदर आपसे गुफ्तगू करते हुए ही मुझे बीच में ये दोबारा से सूझा है कि आई हैव नॉट सीन एनी प्लेस। इसके अंदर उसने अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा कि जी वो बंदा मेरे पास आया था और मैंने उसको पकड़ के ये कहा था। लेट्स गो बैक टू इस दावा अगेन। दावे के अंदर उसने ये लिखा है कि मैं डिफेंडेंट नंबर 1 मेरे पास आया था और मैंने उसको बता दिया था कि ये है। इसने कहा था या सिद्दीक ने बीच में दोनों में एक में कहा हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ जो कि उसने सूट में लिखी है और उस पर वो जरा ना वो एग्जामिनेशन इन चीफ में ना कहे तो मैं नहीं छेड़ूंगा। वाई शुड आई एक्चुअली आस्क हिम कि उसने मुझे उसने लिखा बखूबी पता था। किसको पता था ये करके? एक तो ये चीज़ क्लियर नहीं है और आई माइट और माइट नॉट एक्चुअली क्रॉस एग्जामिन हिम। इसके अंदर वो जो उसने डिटेल के अंदर लिखा हुआ दैट्स नॉट है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी सर गुफ्तगू काम प्लीज़ आपके लिए यहाँ पे काम हो रहा है सारा ये करने के लिए। इसी तरीके से ये देखें PW2 जो आया था, आसिफ महमूद जो उसके पास काम करता था, उसने आके अपने एग्जिबिट को अपने दस्तखत वगैरह एडमिट किए और उसने आके पेमेंट और उसने कहा कि जी ट्रांसफ़र ना करवाया। इसमें उससे कोई अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है वो मैं ढूंढूंगा बाद में। गप यार आप ऐसा भाई आप इधर आके लेक्चर दे दीजिए, मैं उधर आके बैठ जाता हूँ। स्टॉप टॉकिंग प्लीज़। आपको एक दफ़ा मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। हाँ बोलो यार। इट डिपेंड्स किस नौयत की, किस चीज़ की, किसने की हुई है टेस्ट, कैसे होगा। मैं तो मार्क करवाने, अगर मैं उधर से हूँ मैं मार्क करवाने की कोशिश करूँगा। सर्टिफाइड कॉपी इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो रिकॉर्ड के ऊपर आएगी। और रिकॉर्ड भी किस चीज़ की है, टेस्ट किसने कर दी। खुद अगर आपने मेरे पास फ़ोटो कॉपी है, मैंने फ़ोटो कॉपी टेस्ट करके दे दी कि ये असल की कॉपी है। इट्स नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसकी अटेस्टेड कॉपी होगी। कानूनी शहादत इन चीज़ों में आता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को, उस डॉक्यूमेंट को मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके प्रूव करना होगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी बिकॉज QSO कहता है। सो यू नीड टू बेसिकली सी के कौन से डॉक्यूमेंट को कैसे करना है। कानूनी शहादत यहाँ पे आता है। इन चीज़ों के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा। सो यू गाइज नीड टू पे एन अटेंशन टू दैट बिकॉज QSO का अब यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि किसको इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट आन देना है कि नहीं आने देना, उड़वा सकते हो कि नहीं कर सकते। ये कॉपी जो साथ लगी है वो एग्जिबिट होगी कि मार्क होगी, जज देखेगा कि नहीं देखेगा, कि वैसे ही वापस कर देगा। क्या ये डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ रिलायंस में था कि नहीं, वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि वो डॉक्यूमेंट जो कि उसने पहले कॉपी नहीं लगाई साथ और लिस्ट ऑफ रिलायंस में नहीं भी, अब आके कह रहा है कि जी मेरे को लाया भी डॉक्यूमेंट है, तो यूल से कि नहीं कोर्ट की परमिशन के बगैर उसके मुताबिक नहीं होगा, अपनी जेब में रखे। सो साबित क्या हुआ कि अपनी आपके पास जब आप जरा कर रहे होंगे तो लिस्ट ऑफ रिलायंस और जो डॉक्यूमेंट साथ लगे हुए हैं वो भी होंगे। बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू लेट इन अब जस्ट क्योंकि आप काम चोर रहे हैं या अगर आपने बीच में नहीं एग्जामिन किया, नॉट गोइंग टू लेट इन अ डॉक्यूमेंट जो कि वो अंदर स्लिप इन कर दे और एग्जिबिट हो जाए और नीचे वाले और ऊपर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने जहमत ना की हो चेक करने के लिए कि ये। एक मैं मुकदमा आपको गिनवा देता हूँ, उसके अंदर मैं स्टुपिडिटी का ही वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि एक मुकदमा जमा करवाया हुआ था एक बंदे की तरफ के थ्रू पावर ऑफ अटर्नी का, और उसका एग्जिबिट होके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे भी आ गया हुआ था कि वो बंदा दावा जमा कराने से पहले फौत हो चुका हुआ था। और वो बंदा जो कि फौत हो चुका था अपेरेंटली इस मुकदमे के अंदर जरा भी उसके ऊपर हुई और वो एग्जिबिट और वो जाके एविडेंस देने के लिए भी आया था मरने के बाद, और उसका डेथ सर्टिफिकेट बीच में एग्जिबिट हुआ। और ये मामला नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास होके सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए। कितनी मोहब्बत है यार बीच में, वो देखो सामने, वाह 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 वाह, हाउ रोमांटिक यार, ज़बरदस्त, अच्छी बात, ज़बरदस्त। ये करके दोनों मेरे से कि वो मेरे चैम्बर से है यार, किसको कहते हैं हाथ हल्का रखो करो। यार देखो क्या यार रब्त ही तोड़ दिया सारे का सारा, ये सारे मोहब्बत ने। यार इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा मैं बता ये रहा था कि नीचे भी किसी ने नहीं देखा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी नहीं देखा, हाई कोर्ट में भी किसी ने नहीं देखा, और जब फाइनली मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो रात गए, मैंने बीच में बैठ के चेक किया, तो जब मैंने किया वो मुकदमा मुकम्मल तौर पर पलट गया, क्योंकि मैंने पेन लिया और मैंने जाके एग्जिबिट्स फरोले
बहुत बड़े बड़े वकील उस मुकदमे में रह चुके होते हैं, उन्होंने कख नहीं थल्ले किया हुआ सी। मैं इन बच्चों से बैठ के लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजी बनवाता हूँ और लिस्ट ऑफ एविडेंस बनवाता हूँ, उनको फिर डॉक्यूमेंट्स को देखता हूँ, क्योंकि अगर नहीं देखोगे, और मैं आपको कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से वो मुकदमा रिमांड हुआ, मैंने कहा सारों की चीखें निकल गई, जज भी कहते हैं कैसे हो सकता है, मैंने कहा जी पढ़ लें, मर गया हुआ था और उसके ऊपर जरा हुई और वो कहता है कि मैं आया हूँ, ये डेथ सर्टिफिकेट है। दूसरी पार्टी अपनी तरफ से एक डेथ सर्टिफिकेट उठा के ले आई और वो केस रिमांड हुआ, और उस केस से मेरी इतनी शोहरत हुई कि टोबा टैक्सिंग से मुझे 5 अलहदा मुकदमे आए कि 0 मुकदमा जो हर कोर्ट से हारे हुए थे, एवरी कोर्ट दे हैड लॉस्ट इन, बिकॉज वकील ही काम चोर, अब कोई जानने वाला ही ना, वकीलों ने पढ़ने की जहमत ही नहीं की हुई थी। जेरा के अंदर उनसे ये किया ही नहीं हुआ, तो उससे ये भी नहीं पूछा हुआ तू 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 तो नहीं है, तू तो मर गया हुआ था। ये चीज़ें वगैरह वगैरह शायद मेरे ख्याल में उसके बाद एग्जिबिट वो उसके मरने के एविडेंस के बाद हुई थी, तो उससे तो नहीं पूछना था। बट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पेन लोगे तो सुप्रीम कोर्ट से छा जाओगे, और अगर तुम्हारा ये नाम बन गया ना कि तुम बीच में पेन लेते हो, तो तुम्हें टोबा टैक्सिंग से बीच में और बंदे मुकदमे लेके आके देंगे, बिकॉज 0 मुकदमे उठा के तुमने एविडेंस के ऊपर पकड़ के ऐसा उठा के ले गए हो कि वो तुम्हारे सर का ताज है। आज मुझे कोई कह रहा था कि यार आप बड़े सिविल के अंदर आप बीच में चैंपियन है, तोप है, मैंने आपसे ये मुकदमा करवाना है ये करके, और मैं आपको इतनी मुंह मांगी फीस दूंगा। तीनों कोर्ट से हारा हुआ है। मैंने उसको कहा कि कम चांसेस हैं, कहता नहीं आप निकाल लेंगे, आपने उसमें भी निकाल लिया था। तो समझने की बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज करना ना, ये लोगों की जिंदगी और मेरे क्लाइंट का घर है। माजरत के साथ वो वाली उसके अंदर भी आप पे लानत, अगर आपने बीच में हराम का आपका पैसा, अगर आपने जाके उससे पैसे ले लिए और आपने उसके कागजात नहीं देखे, अल्लाह मियां आपको पकड़ेगा। एंड फ्रैंकली अगर इस बंदे का घर और इसकी बीवी का घर बीच में से निकल जाता तो 2 खानदान तबाह हो जाता भाई। उसने अपने हक लाल के जो भी हैं वगैरह, आप मुझे कह रहे हो कि वो जाके वो सच्चा कौन सा झूठा कौन सा जिरा के बाद पता चलेगा। वो मेरे पास आया, मैं तो उसके साथ तोड़ तक जाऊंगा और उसके घर से कोई उसको निकाल के दिखाए। इतना ज़्यादा भी मैं पर्सनल नॉर्मली नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ये ज़रूरत है। अब जिस चीज़ में आ गए हो उस चीज़ के अंदर तुम दुनिया के अगर तुम सही तरीके से करोगे तो तुम्हारी आखिरत यहाँ से ही बीच में सीधी हो जाएगी। तुम अगर बैठ के ये बीच में हरामपना वहाँ पे करोगे कि जाके यार ये डॉक्यूमेंट फोर्ज कर लो और ये डॉक्यूमेंट हम बीच में कोर्ट की फाइल के अंदर बीच में घुसेड़ देते हैं और डॉक्यूमेंट रिपेट कर लेते हैं, तो अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा। बिकॉज अगर तुम अपना क्लाइंट का केस जाके जीत भी लेते हो और एग्जिबिट्स के अंदर रद्दोबदल वगैरह कर लेते हो, होता है ये वाली। वैसे फाइल बीच में ऑलरेडी ये जो हमारा LDA कॉम्प्लेक्स जला था, ये फाइल जल गई थी। इस तरीके की भी चीज़ें वगैरह काफ़ी चीज़ें वगैरह होती हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि इस प्रोफेशन को अगर आप सही अंदाज के अंदर लेके जाओगे, अगर आपने उसको उसका घर दिलवा दिया वो तो आपको और इसके ये एक वकील के बहन का केस है, उसके थ्रू मुझे 8 मुकदमे मिले। आज भी जो सुबह मिला हुआ था उसी की वजह से मिला है कि वो कहता है कि मेरे से बेहतर कोई सिविल में कोई बंदा ही नहीं है। बहन का घर जा रहा था और मेरे से मेरे नहीं रिटन स्टेटमेंट मैंने ही जमा करवाई। हाँ, ये करके और बड़े बड़े वकील वगैरह इस तरीके से आपको मिलेंगे कि जो कोई दे डोंट पे एनी अटेंशन टू एट ऑल पेन वगैरह। बट अच्छा वकील, बड़ा वकील और कमाई वगैरह रोजी रोटी इस तरह ही होती है। अब बोलने को तो मैं बोलता ही जाऊंगा, फिर हमारे पास कितना टाइम है करके वगैरह मैं करके सो यार ये है। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली 3 पूछ लीजिए आप और उसके बाद देन वी कैन मूव ऑन। हाँ जल्दी। सॉलिड का क्या मतलब है? अच्छे कागज पे छपा हुआ है तो ओरिजिनल नकली नहीं हो सकते। अभी दोनों बंदों ने बैठ के बना लिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट, तो वो तो था ही नहीं। तुम कह रहे हो आप कैसे हामिल हो गया? क्या मतलब? पहले नीचे एग्जिबिट हुआ है कि नहीं? तो वो देखा ही नहीं जा सकता था। ओ यार सॉलिड नहीं है तभी तो मार्क हुआ। अगर सॉलिड होता तो एग्जिबिट हो जाता और फिर उसको साबित करना अलग चीज थी।
यार देखो, मैंने यही कहा कि पंजाब के वकील इस अंदाज में बहुत माठे हैं, और अभी भी मैं यहाँ से अलल अलान बार बार कह रहा हूँ, और मैंने यहाँ से एक प्रेस रिलीज भी इशू की थी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वकील, फॉर एग्जांपल, वकील अपने एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवा लेते हैं, डिस्प्यूटेड वाले भी। अनडिस्प्यूटेड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स शायद, अगर आप ऑर्डर 21 जाके अगर आप पढ़ें, उसके अंदर ये किसको कहते हैं, एडिशनल एविडेंस का ऑर्डर 21 रूल 46 47 है, क्या है मुझे नहीं ऑफ एंड नहीं याद। उसके अंदर जो उसमें लिखा हुआ है, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है एंड चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन नहीं है तो बाद में भी आप एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन से दे सकते हैं। मगर आपके कहने के मुताबिक वो रिकॉर्ड पे और जज ने कहा है कि मैं नहीं देखूंगा, इसलिए मार्क किया है। ऊपर जाके जज ये देखेगा कि ये देखने के काबिल है कि नहीं, और कानून के कानूनी शहादत के वो लवाजमात पूरे करता है कि नहीं, और ये एग्जिबिट होना चाहिए था और इसको कंसिडर करना चाहिए था कि नहीं। वो आर्ग्यू तो होगा अगर रिकॉर्ड पे ऑलरेडी मौजूद है, मगर देखेगा नहीं जज, या उसके ऊपर फैसला अपना बेस करके नहीं करेगा अगर मार्क्ड है। तो जाके उससे वो बीच में अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी लेके बीच में एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन दें, या पहले नीचे करवानी थी। अब कितने मौके दें, हर एप्लेट स्टेज के ऊपर जाके तो नहीं इतनी आसानी से मिलने लगा ना, आपको बताना लग पड़ेगा कि पहले क्यों नहीं दिया। आगे वारंट निकलवाएंगे आप। तो अगर आपके इंटरेस्ट में तो नहीं हैंडल करना चाहिए, अगर आपके इंटरेस्ट में नहीं है डिले वगैरह करवाना, तो आप उसको कहेंगे कि जो ऑनलाइन है ऊपर जाके डायरेक्शन लेंगे, जितनी अरसे के अंदर ये इसको डिसाइड किया जाए इतने अरसे से ये पेंडिंग है। यार देखो, दो अलग चीज़ें, अगर तो वो एविडेंस में और वो विटनेस नहीं आ रहा तो दूसरी के बाद भी आप उसको कह सकते हैं कि वारंट निकालें, इनको कंपेल किया जाए कि वो पेयर हो। कौन सी पार्टी का है ये? क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आना है कि एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए आना है? क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आ रहा तो उसको कहेंगे जी क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आप इनका राइट क्लोज करें, उसकी आप एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर वो इश्यूज़ वगैरह फ्रेम कर रहे हैं वो दोनों इकट्ठी आर्ग्यू कर लेना और उसका राइट क्लोज करवा लेना। हाँ, तो अगर मुकदमा हार जाएगा जिससे उसने ख़रीदी है तो वो वेला, ट्रांसफ़र पेंडेंट लाइटें उसका इशू होता है। और उसके अंदर तो ये बीच में उसमें बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस वाला भी चीज़ नहीं फिर एग्जिस्ट करेगी। इसके ऊपर ये ऑलरेडी, बल्कि एक अदद मुकदमा मैंने अभी आज रिव्यू ही फाइनल वगैरह करना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाना है। इस पे काफ़ी मुश्किल केस लो और आपके ज़्यादातर खिलाफ है। मुकदमे को आप आगे चलाने की कोशिश करेंगे, उसको जीतने की कोशिश करेंगे। अगर वकील साहब पेश नहीं हो रहे क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, लॉ तो वेरी क्लियरली ये कि उनको कहेंगे, तो एप्लीकेशन ये दी जाएगी कि दूसरी पार्टी को कंपेल करेंगे वो अपना वकील चेंज करें और आके जिरा करें। बिकॉज देखो, इशू बेसिकली फंडामेंटली ये है कि अगर किसी के ऊपर जिरा ना हो तो उसका एविडेंस कंसिडर नहीं होगा। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई प्रॉब्ली टेक अ लुक एट इट एंड सी के अगर राइट क्लोज कर दिया जाए जिरा करने का तो क्या वो देखा जाएगा कि नहीं। आई थिंक प्रॉब्ली शायद देखा जाए, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट। आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू, आई विल नीड टू चेक। आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ केस, मेरी दहशत के साथ आई जाते हैं अमूमन वगैरह बाकियों के केसेस में, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई चेक। आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू, बट आई इमेजिन कोर्ट के पास पावर होगी अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के मौके दे और क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए तो फिर उसका राइट क्लोज किया जाए तो शायद वो एविडेंस डेफिनेटली कंसिडर्ड तो फिर होना चाहिए ना। उसकी मर्जी के साथ उन्होंने नहीं चैलेंज किया। आगे लास्ट क्वेश्चन चलें जी। थैंक यू मैडम, आपकी शफ़क़त है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत
टाइम दिया हम आपके मशहूर है। आई एम वेरी होपफुल कि बहुत अच्छा रहा होगा लेक्चर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी मीटिंग्स थी।